योग की ज़रूरत हमें क्यों है? हमारी बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत है या हमारे माइंड को ज़्यादा ज़रूरत है? अगर मैं आपसे कहूँ कि सबसे डेंजरस चीज़ क्या होती है आज के टाइम की? जंक फूड, हमारा लाइफ़स्टाइल या हमारे टॉक्सिक थॉट्स? हमेशा याद रखिए, मन करता है कि पिज्जा खाऊं। मन तृप्त नहीं होता मैडम, तृप्त आत्मा होती है। जीवन को कैसे जिए आधे लोगों को ये नहीं पता। जैसे बोलते ना, आर्ट इज अ लाइफ या लाइफ इज एन आर्ट, ये बोलते हैं, अब सब बोलते हैं। कैसे डिजाइन करना है जीवन, ये लोगों को नहीं पता। वेबसाइट कैसे डिजाइन करनी है दे नो वेरी वेल, लेकिन खुद का जीवन कैसे डिजाइन करना है दे नो नो। योग आपको सिर्फ ये बता देता है कि व्हाट इज जीवन, एक्चुअली लाइफ क्या है। आप लाइफ को समझ जाएंगे ना, तो फिर बाधाओं में भी लाइफ दिखेगी। क्या आसन ऐसे होने चाहिए कि अगर किसी को इरेगुलर पीरियड्स है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है और हार्मोनल इम्बैलेंस है, कैसे उसको योग हील कर सकता है? और मैं आपको बताऊं, ऐसी सैकड़ों, हजारों, लाखों महिलाएं हैं जो पीसीओडी से इस समय ग्रसित हैं। पीसीओडी होने का बहुत common तीसरा हो गई है। बहुत बड़ा कारक है, याद रखिए, महिलाओं को वरदान है तनाव से बाहर आने का, लेकिन महिलाएं ही आजकल सबसे ज्यादा तनाव में है। यदि एक महिला हर वो बात जो वो अपने दिमाग में, अपने मन में रखी है, अगर वो इस समाज के सामने खोल दे, तो ये जो मुंह उठा के चलता हुआ पुरुष वर्ग है ना, उस सारे पुरुष की गर्दन खुद ही झुक जाएगी बाय डिफॉल्ट। कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने का थियरी नंबर 2 वो है पानी खूब सारा पीना, जितना पानी पी सकते हैं पी लीजिए। कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने का फॉर्मूला नंबर 3। और मैं जानना चाहती हूँ कि अगर कोई हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहता है तो उसके लिए कौन से बेसिक आसन प्राणायाम होने चाहिए जो उन्हें करने ही चाहिए? शिवम जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, कैसे हैं आप? बहुत ही। पता है, मेरे अभी तक चैनल पे सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग स्पीकर रहे हैं वो आप रहे हो। मतलब मैं जब भी लाइव आती हूँ या जब भी मैं कमेंट सेक्शन खोलती हूँ ना, तो आपकी वीडियो पे हर बार ये कमेंट आता है कि सर को दोबारा बुलाओ। और मतलब लाइव में मैं जब भी होती हूँ उसमें से आधे से ज़्यादा तो आपके लिए होते हैं। तो मुझे लगा कि यार बहुत लोगों ने पसंद किया है हमारा जो पिछला एपिसोड था आयुर्वेद पे, जब हमने बात की थी एंड आपने खुल के आयुर्वेद के बारे में बताया था। आपने एलोपैथी मेडिसिन के बारे में भी बताया था कि कैसे कैसे वो काम करती है और क्या इसका मार्केट में काम चल रहा है। खुल के आपने उस बात पर चर्चा की थी। लोगों को बहुत बेबाक अंदाज जो आपका था बहुत पसंद आया। थैंक यू। और आयुर्वेद पे जो आपकी डीप नॉलेज है उसको भी लोगों ने बहुत पसंद किया। आपकी बहुत कम उम्र है वैसे। जब ये देखते हैं कि इतनी छोटी एज में आपने आयुर्वेद के बारे में इतना जान लिया, योग के बारे में इतनी गहराई आप रखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत खुशी होती है ऐसे स्पीकरों को सामने लाने के लिए जहाँ पे लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, लोग आपसे सीखते हैं, समझते हैं। एंड ये अपॉर्चुनिटी मुझे भी ऑफ कोर्स मिली आपके सामने बैठने पे। तो आज हम लोग आपकी उसी नॉलेज को थोड़ा और डीप में लेके जाएंगे, थोड़ा और डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट टाइम मैंने बात की थी आयुर्वेद पे और आज हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं वो है योग। बहुत सारे लोग योग को अपना रहे हैं या कहो योगा को अपना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं योग सिर्फ एक प्राणायाम बनकर रह गया है या एक फिजिकल लेवल पे रह गया है। मैं चाहती हूँ आप योग को थोड़ा और डीप में लेके जाइए और बताइए एक्चुअल में योग क्या है, योग की ज़रूरत हमें क्यों है, हमारी बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत है या हमारे माइंड को ज़्यादा ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया आपके दर्शकों को जिन्होंने सराहा और खुल के उन लोगों ने आपसे कमेंट किया, एंड आई एम सो थैंकफुल कि आपने मुझे दूसरी बार आहूत किया है, और ये मेरे लिए गौरव का विषय है। आपका उत्तर दूं उसके पहले मैं जो बात बताना चाहता हूं कि मेरे बोलने के पीछे सबसे बड़ा कारण आप स्वयं थी, क्योंकि अच्छी वक्ता हैं आप, तो अच्छा थैंक श्रोता यू। थैंक यू। मतलब बोलने की इच्छा स्वतः जागृत होती है। बहरहाल, आपका जो प्रश्न है योग के संदर्भ में कि क्या योग प्राणायाम है, क्या योग सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज आसन है, तो देखिए, योग एक दर्शन है, ये बात सबसे पहले आपको समझना होगा। जैसे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फिलॉसफी है, जैसे साइकोलॉजी है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वैसे ही एक प्रकार है, एक हमारे ऋषि हुए जिन्होंने इस विषयवृत्ति को एक स्वरूप में पिरोया, जिसे हम पतंजलि कहते हैं। तो ये दार्शनिक वृत्ति है। मनुष्यता जब जन्म ली, व्हेन ह्यूमैनिटीज़ केम, है ना, जब वो आई, तो उसकी कुछ आवश्यकताएं थी कि सबसे पहले एक आइडियल समाज हो, समाज हमारा कैसा हो, तो समाज शास्त्र बना। समाज शास्त्र जब बना तो व्यक्ति ये
मतलब इंडियन आइडियोलॉजी ये सोचने पे बहुत विवश थी कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमारा उद्देश्य क्या है। और जब हम उद्देश्य के तरफ सोचते हैं तो उसमें हमें विभिन्न दर्शन मिलते हैं। सांख्य मिलता है कि पुरुष और प्रकृति से इस संसार का निर्माण हुआ है, ये तत्व इसमें इन्वॉल्व हैं, और अंत में हमें लिबरेशन चाहिए। योग भी लिबरेशन के संदर्भ की बात करता है। उसी लिबरेशन को प्राप्त करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर बॉडी, क्योंकि बिना शरीर के, है ना, आप कोई भी लिबरेशन प्राप्त मतलब कुछ भी नहीं कर सकते अगर शरीर ठीक नहीं है तो। और दूसरी चीज, आत्मा का निवास आपके शरीर में है। तो आत्मा आपके शरीर में जब रहती है तो ऑलरेडी ये शरीर रेंटेड है, पंच तत्वों से मिला हुआ है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपकी शरीर जैसे आपको प्राप्त हुई थी वैसे आप रिटर्न कर दें, और फिर अपनी आत्मा को लिबरेशन की व्यवस्था में आगे लेके जाए, कैवल्य की, मोक्ष की अवस्था में लेके जाए। तो आसन उसका एकमात्र तरीका है कि आप अपने शरीर को पुष्ट रख सकें। जैसे मैं आपसे बोलूँगा कि आप ध्यान कीजिए 1 घंटे बैठ के, तो आपकी कमर दर्द देना शुरू कर देगी, आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो लोगों ने क्या इसको मिस इंटरप्रेट कर लिया कि आसन से शरीर ठीक हो जाती है, बस इतना उनके काम का है, बाकी वो फिर उद्देश्य भूल जाते हैं। आत्मा का उद्देश्य एक्चुअली, हाँ, एक्चुअली हाँ। आपके जन्म लेने का उद्देश्य क्या था, वो उद्देश्य भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे बोलूं कि मुझे बनानी है खिचड़ी, मैंने पानी गर्म किया, चावल उसमें पिरो दिया, दाल उसमें पिरो दी, और जब ये उबल रहा था तब तक देखा कि ये तो खाने लायक टेस्टी चीज़ तो बनी गई। थोड़ा मैं इंतज़ार करता तो वो और टेस्टी हो जाती, उसमें और सब्जी मसाला इत्यादि डालते डालते एंड ऑफ द पॉइंट मुझे एक अच्छी खिचड़ी मिल जाती। लेकिन मैं चावल दाल से ही संतुष्ट हो गया और मेरा कार्यक्रम पूर्ण हुआ। तो ये योग की गलतियाँ, मतलब जो लोग गलती करते हैं प्राणायाम और आसन से, वो अपने मूल उद्देश्य को भूल जाते हैं, और ये सबसे बड़ी बाधा आती है उनके जीवन की। क्योंकि कालांतर में, अभी तो आपकी शरीर पुष्ट हो जाएगी, परंतु वापस से आप उस माया में घूमते रहेंगे जिस माया को आप नहीं पहचान पा रहे, जिसके विषय में आप जान नहीं पा रहे। तो लोगों के सामने, और ये योग आचार्यों को भी चाहिए कि वो ये ज़रूर बताए कि भाई जीवन का मूल उद्देश्य आप समझिए। मतलब मैं अगर आपके दर्शकों से भी पूछूं कि एक प्रश्न का उत्तर, मैं कौन हूं, हु एम आई, इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि कौन है आप, मैं कौन हूं, तो आप अपना नाम लेंगी कि मेरा, लेकिन वो तो सिर्फ आपकी आइडेंटिटी हुई ना, मतलब इट्स नॉट यू, आप वो नहीं है जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो शंकर हुए, आचार्य शंकर हुए, जितने भी उपनिषद वेद सब यही बात करते हैं कि आपको ईश्वर तत्व को समझ लेना चाहिए। तो योग एक बहुत गहरा विज्ञान है जो साधारणतया समझ में लोगों के नहीं आता है, और नहीं आता इसलिए छोटा छोटा लाभ लेके लोग आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो मतलब हमारा जो उद्देश्य है वो है लिबरेशन, या और जिस लूप में हम लोग फंसते जा रहे हैं, जो अब माया आप बोल रहे हो, जी, किस लूप में हम लोग फंस रहे हैं और कैसे इससे बाहर निकलेंगे हम देखिए लोग? ये मतलब भारत की सांस्कृतिक विरासत है, आपको सबसे पहले समझना होगा। हम, जैसे मैं आपसे एक बात बोलूँ, मान लीजिए हम सन 1500 में है, 1500 चल रहा है, 2025 नहीं चल रहा है, और हम ये बात करें कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये सूरज हमारे कमरे में चमकेगा, और जब हम बोलेंगे इस सूरज को सूरज बंद हो जाओ तो सूरज बंद हो जाएगा, और जब हम बोलेंगे सूरज चालू हो जाओ तो सूरज चालू हो जाएगा। तो आपको लगेगा कैसी बातें कर रहा है यार। आज जब मैं 2025 में ये बातें बोलता हूँ कि मैं जो भी बात बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी बोलूँगा और इसमें शब्द जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में इस तार से होते हुए जाके मशीन में रिकॉर्ड हो रहा होगा। कितना अजीब है ना ये सोच पाना कि एक चीज़, एक फ़ोटो मेरे फ़ोन में है और मैं उसको यहाँ पे ब्लूटूथ किरणों के द्वारा आपके फ़ोन में भेज सकता हूँ, एयर ड्रॉप के माध्यम से भेज सकता हूँ। कितना अजीब है ना कि वो चीज़ें ट्रांसफ़र तो हो रही हैं ना। आजकल आईफोन का फ़ोन आया पड़ा है, उसका चार्जर, आपको चार्जर को पिन करने की भी आवश्यकता नहीं, सिर्फ टच कर दीजिए वो चार्ज हो जाता है। कितना अजीब है ना, ऊष्मा भी ट्रांसफ़र हो रही है। जब क्वांटम फिजिक्स की बात आती है, जो थियरी, जब विज्ञान इसे जब आपको बताता है तब आप इस बात को मान जाते हैं। जब हमारा दर्शन बताता है तो आप इसे स्वीकार नहीं करते, आपको लगता है नहीं नहीं नहीं, ये सब तो हवाई बातें। लिबरेशन इज़ द नेसेसिटी ऑफ ईच एंड एवरी वन, मेक श्योर अबाउट इट। आप मार्क कर लीजिए शब्द को, हर व्यक्ति को जीवन में, या तो वो जीवन के उपरांत या जीवन के दौरान या जीवन के बाद, जब भी वो ये बात महसूस करेगा उससे ये बात समझ में आ जाएगी। एंड ऑफ द डे, जिस दिन वो अंतिम दिन अपने मृत्यु शैया पे होगा, उस दिन वो सोच रहा होगा कि मैंने क्या प्राप्त किया है। भाई, नेम आपने प्राप्त किया, फेम आपने प्राप्त किया, पैसा आपने प्राप्त किया, लेकिन वो एक पानी के ऊपर खींची गई लकीर के माफिक नहीं है क्या?
वो एक समय आएगा जिस समय समाप्त हो जाएगा। और आप पहले थोड़ी हैं जो नेम प्राप्त कर लिए, फेम प्राप्त कर लिए। आपसे पहले हजारों आए, लाखों आए, कुछ अच्छे भी आए, कुछ बुरे भी आए, और सब आए और छोड़ के चले गए। तो एंड ऑफ द डे सबका उद्देश्य क्या रहा? सिकंदर जब आ रहा था भारत पे आक्रमण करने के लिए, तो पोरस के युद्ध के जस्ट थोड़ा सा पहले, मतलब पाकिस्तान बॉर्डर ही था वहाँ पे, नदी के उस पार में एक साधु बैठा हुआ था। सिकंदर ने पूछा, वहाँ जब निकला था सिकंदर भारत जीतने के लिए, तो अपने गुरु से पूछा था कि सिकंदर ये बताओ, मैं जा रहा हूँ, तुमको क्या चाहिए? अपने गुरु से पूछा था। तो उसने कहा अरस्तु ने कि तुम जाना और वहाँ के दार्शनिकों से मिलना, तुम सब समझ जाओगे मुझे क्या चाहिए। तो दार्शनिक कैसे होते? बोले अल्लाह से कहीं पढ़े होंगे, जाके उससे पूछना। तो सिकंदर ने पूछा, एक साधु पड़े हुए थे, बोले तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले मैं तो आनंद ले रहा हूँ। तो बोले ये कैसा आनंद है, इतने कड़ी धूप में तुम यहाँ बैठे हुए हो, इस तरीके का क्या आनंद है? बोले तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं सिकंदर हूँ, भारत जीतने जा रहा हूँ। जीत के क्या करोगे? धन ले आऊँगा। धन लेके क्या करोगे? मैं राजा हूँगा, शौक से जीऊँगा, आनंद से जीऊँगा। तो बोले जो तुम इतना सब करके प्राप्त करोगे, वो मैं यहीं प्राप्त करूँगा। सिकंदर लौटा वहाँ से, पोरस के युद्ध में भी उसका मन नहीं लगा, वापस लौटा। और लौटा तो सिकंदर ने बोला मैं मरूंगा, मेरा हाथ तुम लोग नीचे गिराए रखना। दुनिया को ये पता लगना चाहिए कि सिकंदर भी खाली हाथ गया। और ये थियरी आज भी स्थापित है। कोई भी व्यक्ति मैडम, कोई भी व्यक्ति, जितने भी लोग हैं, हर व्यक्ति को आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ही समझ जाना है। बड़े बड़े बाबा लोग आते हैं, ये बात बताते हैं, हालांकि खुद भी वो इन्वॉल्व है। मतलब सबके पास बड़ी गाड़ियां हैं, सिक्योरिटीज़ है, फंड्स है, पैसा है, धन है, दौलत है, बहुत रॉयल्टी से जीते हैं, खुद की सैलरी, मतलब एक कथा कराने का 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए वो ले लेते हैं, और तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जो लिबरेशन में जी रहा है, वो व्यक्ति कभी लाइमलाइट में नहीं होगा। आप हिमालय में कभी जाइए, बहुत सारे ऐसे साधु आपको मिलेंगे जिन्हें ये बात पता है कि ठीक है हमारा जीवन है, हमें धीरे 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 इस पूरी माया वृत्ति से, जिस माया वृत्ति में हम घूम रहे हैं, उसे समाप्त करना होगा। तो हमें मोह से, माया से, अब जैसे माया का प्रश्न आपने पूछा, कल्पना करके देखिए कि आपके पास आईफोन है, आपने खरीदा आज ही 17 प्रो मैक्स, और वो कल गिर जाए, नीचे वो स्लिप हो जाए, तो 2 लाख रुपए का नुकसान है। अब आप उस 2 लाख रुपए को कई तरीके से सोचेंगी कि मैंने 2 लाख उसका लिया था इसलिए ख़राब हो गया क्या? चलो कोई बात नहीं, 2 ही लाख की तो बात है, 2 दिन बाद आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, 2 ही लाख की तो बात है। ये मतलब एक सैटिस्फैक्शन देने का कारक बनेंगी, लेकिन मस्तिष्क में वो परेशानी का कारक बना रहेगा। आप आश्चर्य करेंगी, आज होने वाला हार्ट अटैक का बहुत बड़ा हिस्सा ये छोटा हुआ, जो छोटी-छोटी जो थॉट 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 वृत्ति है ना, जो छूट जाती है लोगों के, मतलब थोड़ा-सा पेन देती है और कहीं दिमाग में डीप इनसाइड रहती है, वो लोगों को परेशान करती है, और फिर कालांतर में उनका हृदयघात का कारक बनता है। मृत्यु ही निश्चित सत्य है। जब आप ये बात जान जाएंगे, माया के संदर्भ को आप पहचान जाएंगे। अब बात ये है, युवा क्या करे? प्रश्न ये भी आएगा कि युवा क्या करे? तो युवा, हर जैसे मेरे जैसा युवा है, हर समय अगर हमें ये बात पता है कि यार माया है, माया है, माया है, माया है, तो हम बहुत कॉन्शियस रहते हैं। और करेक्ट। कॉन्शियसनेस हमें क्या करती है? प्रेरित करती है कि हम किस प्रकार वैरागी जीवन जी सकते हैं। मेरी आवश्यकताएं यदि कुर्ते पैजामे में पूरी हो जा रही हैं, तो मैं इतने में आनंदित हूँ। आप मेरे सामने लाख रुपए का भी कुर्ता पैजामा पहन के आ जाइए और बोलिए मैं इस पूरे ब्रह्मांड का पहला व्यक्ति हूँ जिसने 1 लाख का कुर्ता पैजामा पहना, मुझे थोड़ा भी एक्साइट नहीं करेगा। लेकिन वो शायद इसलिए ना, क्योंकि आप योग की बहुत प्रैक्टिस बहुत टाइम से करते आ रहे हो, तो आपके अंदर वो क्लैरिटी, वो सेटिस्फेक्शन, वो आनंद है। लेकिन अगर आप एक आम इंसान की, एक युवा की बात करेंगे, वो अभी योग को सिर्फ अपनाना है एक लेवल पे, जो कि एक बेसिक लेवल है, सिर्फ प्राणायाम तक या फिजिकल लेवल तक वो सीखा है। उस लेवल तक आने के लिए कि भाई क्लैरिटी क्या उसे चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उसकी लाइफ इतनी केओस है, उस टाइम पे ये योग की चीज़ों को अपनाना उसके लिए बहुत मुश्किल है। देखिए मुश्किल नहीं है, अगर कोई व्यक्ति आसन से भी शुरू कर देता है ना, जैसे हम्म। टोडलर्स को आपने देखा ना, छोटे बच्चे जो टोडल करते हैं, एबीसीडी वो नहीं ढंग से जान पाते, लेकिन जब वो जानना शुरू करते हैं, कालांतर में वही एबीसीडी तो बड़ा बड़ा शब्द बनाता है। हम्म। आप, मैं कहता हूँ बीजारोपण कीजिए। एक बात हम्म। बताइए आंचल मैडम, आपकी बीज बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी कैपेसिटी, बरगद का पूरा वृक्ष एक बीज में है ना, लेकिन बीज इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मेक श्योर अबाउट इट। बीज महत्वपूर्ण उतना नहीं है जितनी आवश्यक वो मिट्टी है जहाँ पे उस बीज का बीजारोपण होना है। पूरा का पूरा बरगद उस बीज में समायोजित है, लेकिन अगर आप उसे किसी थार रेगिस्तान में ले आके अगर आप बीजारोपण कर देंगे, नहीं उगेगा, करेक्ट। वो यूजलेस है। तो आपके मस्तिष्क में योग का बीजारोपण होना बड़ा जरूरी है। और आज जितने भी हमारे ये भाई योग शिक्षक हैं, ये जो बीजारोपण कर रहे हैं, ये यही कार्य करते हैं। सिर्फ आपके दिमाग में, जैसे आप स्वयं को देख लीजिए, आपके मस्तिष्क में, आप तो पॉडकास्ट लेती हैं, 1000 तरीके के लोग बैठते हैं, सब अपने विषय के विद्वान ही अपने आप को कहते होंगे, और आप मानती भी होंगी, लेकिन आप भी तो ये बात जस्टिफाई करती है ना कि आपके मस्तिष्क में कुछ ना कुछ चीजें बीजारोपित हो चुकी हैं, वो आपको उसी तरफ प्रेरित करेंगी। दुनिया चाहे कितना भी, अगर किसी एक व्यक्ति की बात आपके मस्तिष्क में बैठ गई,
तो वो बैठ जाती है। तो हमारा हम लोग स्लीपर सेल कहते हैं अपने आप को। योग शिक्षक इज अ स्लीपर सेल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। हम आध्यात्म के स्लीपर सेल है। जाते हैं घरों में एक बीजारोपण करते चले आते हैं। एक व्यक्ति जो योग शुरू कर दिया वो जीवन में योग नहीं छोड़ सकता। थोड़े समय छोड़ेगा, फिर थोड़े समय बाद पकड़ेगा, छोड़ेगा पकड़ेगा, छोड़ेगा पकड़ेगा, याद रखिए। और ऐसा ही शिक्षकों के साथ होता है। यदि मैं योग शिक्षक बन गया तो दुनिया की कोई भी जॉब मैं कभी नहीं कर सकता, याद रखिए। मैं थोड़े समय करूंगा, फिर छोड़ के वापस योग शिक्षक बन जाऊंगा, कर रहा हूंगा फिर भी मैं योग शिक्षक रहूंगा। क्यों ऐसा? ये खासियत है योग की। योग इतनी मायावी चीज है, हालांकि माया से दूर करती है, लेकिन जबरदस्त मायावी चीज है। आप इसके मतलब इसके स्वाद का रसास्वादन कर लेंगी तो आप कभी जीवन में आध्यात्मिकता को छोड़ नहीं पाएंगी। कोई नहीं छोड़ पाया। मतलब चाहे स्वामी रामा की बात कर लीजिए, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की बात कर लीजिए, चाहे आप रमण महर्षि की बात कर लीजिए, स्वामी विवेकानंद की बात कर लीजिए, दयानंद सरस्वती की बात कर लीजिए, मैं किसकी बात करूं? ये सारे लोग जिन्होंने भी आध्यात्मिकता का स्वाद चखा, छोड़ नहीं पाए। ये खासियत है। टोटली एग्री जी। ओके। तो जैसे अभी आपने युवा की चीज़ें को बताई, बहुत सारे लोग, जैसे मैं शुरुआत में ही मैंने कहा कि बहुत सारे लोग उसे सिर्फ एक फिजिकल लेवल पे लेते हैं, बट आपने बताया कि योग का एक्चुअल उद्देश्य क्या होना चाहिए। जी। अ, अब जैसे आज की लाइफस्टाइल को देखें, ठीक है, या ऑफिस में बैठे इंसानों को, चलो वो मैं आगे आपसे पूछूंगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि सबसे डेंजरस चीज़ क्या होती है आज के टाइम के, जंक फूड, हमारा लाइफस्टाइल, या हमारे टॉक्सिक थॉट्स? थॉट्स। एक प्रश्न का एक ही उत्तर। मना नाथ त्रायेत इति मंत्रः। मंत्र योग पूरा पूरा मन के त्राण पे है। यानी अगर एक पूरा का पूरा एक सिद्धांत सिर्फ एक चीज पे फोकस्ड है तो डेंजरस चीज है, तभी तो उस पे फोकस्ड है। पूरा मंत्र योग जो है हमारा, देखिए योग कई प्रकार का है। अष्टांग योग है, हठ योग है, लय योग है, मंत्र योग है, तंत्र योग है, कुंडलिनी है, ऐसे बहुत सारे योग हैं। और सबका उद्देश्य अलग अलग है। जैसे अष्टांग का समाधि है, मंत्र का भी समाधि है, 16 प्रकार है, लेकिन मंत्र की परिभाषा ये है। योग की परिभाषा क्या पतंजलि कहते हैं? योगस चित्त वृत्ति निरोधः। पहली परिभाषा में आता है अथ योग अनुशासनम, यानी अब डिसिप्लिन है उसकी योग की। लेकिन उनका दूसरा ही क्या है? चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त, ये जो थॉट है ना, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, उसको काउंटर करना, उसको टैकल कर लेना, उसको कैटर करना, तमाम तरीके की विषय वृत्ति को कंट्रोल करना। तो मन हमारा सबसे बड़ा अघोषित शत्रु है। मेक श्योर अबाउट इट। अघोषित शत्रु। दो तरीके के शत्रु होते हैं। एक होता है घोषित, जो कह के कि नहीं मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। जैसे आपको पता है कि चाय तुम्हारा आपकी दुश्मन है तो चाय आप पीती हैं, आपको पता है दुश्मन है। सिगरेट वाले लोगों को पता है सिगरेट बेकार है, उनका दुश्मन है, फिर भी पीते हैं, तो वो तो घोषित शत्रु है। मन अघोषित शत्रु है। और हमेशा याद रखिए, मन ही करता है, मन करता है कि पिज्जा खाऊं। मन तृप्त नहीं होता मैडम, तृप्त आत्मा होती है। कभी आप गर्मी में चलिए, टहलते हुए आइए, घर में आइए, पानी खोजेंगे और उस समय आपको पानी मिलेगा। और आप पी के ये नहीं कहेंगे हाँ मन को मजा आ गया, नहीं, आत्मा का तृप्त हो गई है। तृप्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट। मन तृप्त नहीं होता, मन तो करता ही जाएगा। आज आपके पास डिफेंडर है, कल हो सकता है आपको रोल्स रॉयस चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए। आज आपके पास इसका माइक है, कल किसी और का माइक चाहिए होगा। आज आपके पास एक अच्छा कुर्ता है, कल और उससे अच्छा कुर्ता चाहिए होगा। तो आवश्यकताएं अपरिमित असीमित है। मन सबसे बड़ा शत्रु है। जंक फूड का क्या है? जंक फूड को कौन प्रेरित कर रहा है? वो इम्पल्सेस कौन क्रिएट कर रहा है? वो इंट्यूशन कौन क्रिएट कर रहा है? अगेन मन। क्योंकि मन ने देखा कि जंक फूड होता है। अब एक सुदूर गांव में जहां पिज्जा नाम का कोई चीज मिलता ही नहीं, वो व्यक्ति वो कहाँ से उसे उसका मन कभी करेगा ही नहीं पिज्जा खाने का कि क्या होता है पिज्जा। जो जानता ही नहीं कि पिज्जा क्या होता है वो कहाँ से खाएगा? और डोमिनोज की सर्विसेज पूरे देश में तो है नहीं, शहरों में ही तो है, तो शहर के लोग ही तो प्रभावित हुए। दूसरा जो आपने कहा कि नहीं और हमारे लिए विचार, लाइफ स्टाइल हमारी क्या है? लाइफ स्टाइल के लिए कौन प्रेरित करता है? मन। मन ही तो प्रेरित करता है। आपको क्या चाहिए? एक अच्छा सा कमरा चाहिए, उसका एम्बियंस बहुत अच्छा चाहिए, एसी चाहिए, बड़ा सा बेड चाहिए, ये अच्छा नहीं इसको हटा दिए, थोड़ा सा बाद दूसरा बेड लेके आइए। तमाम चीज़ें की विषयवृत्ति, उन विषयों में फंसे रहने का काम किसका है? मन का काम है। मन को यदि आपने ताड़ लिया, अच्छा मन भी बेचारा क्यों बेइज्जत हो रहा है? मन बेइज्जत हो रहा है अपनी 5 इंद्रियों के कारण। कौन सी 5 इंद्रियां? आंखों ने न देखा होता न कयामत होती। सीधी सी बात है कि आंख, भाई हम किसी से मोहग्रस्त क्यों होते हैं? आंखों के कारण से। हम देखते हैं प्रथम दृष्टया हमें बहुत अच्छी चीज़ लगती है, जैसे ये कैमरा है, मैंने देखा मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे लगता है ये कैमरा खरीद लेना चाहिए। ना मैंने इसको देखा होता ना कयामत होती,
ना मेरे 2.5 लाख रुपए जाते, ना मैं कैमरा लेके आता। अच्छा, जैसे आपने देखा अभी तो आपको थॉट आया वैसे? एग्जैक्टली वही मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, ये कयामत हो क्यों रही है। न मैंने सुना होता अरिजीत सिंह को, न मैं प्रेमी बनता। हाँ, यही है ना कल्पना। करेक्ट। भाई ना मैं सूंगा होता उमरी को, ना मेरे को अच्छा सेंट लगता। मेरे को चाहिए कि नहीं, मेरे को उमरी ला के दो, वही सेंट चाहिए मेरे को, दुबई में मिलेगा वो, कहीं से भी मिले मेरे को ला के दो, मेरे को अच्छा लगता है। ना मैं सूंगा होता, ना मुझे अच्छा लगा, इम्पल्स। ना मैं फील कर पाया होता इस ठंडक को, इसी को, ना मेरे को ये वोल्टास का एसी चाहिए होता। ना मैं फील कर पाता, अगर शुद्ध हवा फील करता तो मुझे वो शुद्ध हवा चाहिए, और मेरी शुद्ध वो है। यदि मैं ये जान चुका हूँ कि नहीं, अच्छा टेस्ट की बात आती है, ऐसे टेस्ट इम्पल्स क्रिएट करता है मस्तिष्क के अंदर। भाई पूरे शरीर को प्रभावित करने के लिए इतनी सी जिह्वा ही तो उत्तरदायी है। हुँ, आनंद कितने में है, इतनी सी जिह्वा में, इतना करेक्ट। छोटा सा हिस्सा है, और पूरा पूरा सिस्टम, पूरा पूरा गट हेल्थ, तमाम चीज़ें। आप तो खैर पॉडकास्ट करती हैं ऐसे लोगों के साथ में जो लोग इस विषय पे खूब बातें करते हैं, तो आप कल्पना करके देखिए कि इतनी सारी विषय वृत्ति है, छोटा सा है तंत्र आपके शरीर का, और आपको परेशान कर रहा है एक जिह्वा के तौर पे। समझ रही हैं? हुँ, तो इसलिए मन बहुत बड़ा शत्रु है, और मन का कारक है इंद्रियां। योग कहता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है इंद्रियों का निग्रह, धारणा। देखिए 2 प्रकार का योग बताया गया, एक होता है अंतरंग, एक होता है बहिरंग। तो जब बहिरंग योग की बात करते हैं तो उसमें आसन, प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति आसन कर ले तो प्राणायाम करे, अगर प्राणायाम भी वो करने लग गया है तो प्रत्याहार करना सीख जाए। मेक श्योर अबाउट इट मैडम, अगर आपने प्रत्याहार का अभ्यास सीख लिया तो आपने आधा योग जी लिया है। तो प्रत्याहार को थोड़ा-सा डिटेल में प्रत्याहार बताइए। का मतलब है इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को कंट्रोल करना। आप जब कंट्रोल करने की एबिलिटीज को सीख जाएंगे, जब आप अपने, कहा जाता है ना, मन को मार के जीने से क्या फायदा, मन को मार के जीने से ही फायदा। तो मतलब मैं कंट्रोल कैसे करूँ, मतलब मन को जैसे मान प्रत्याहार के लीजिए रिकॉर्ड? मेरी आंखें हैं, मैं, आप जैसे मुझे देख रही हैं, हुँ, उस समय आपको ये भी दिख रहा है, लेकिन आपको कंटिन्यू देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जैसे मैं आपको देख रहा हूँ तो हुँ, आपके पीछे रखी हुई मुझे किताबें दिख रही हैं, हुँ, लेकिन मेरा सारा फोकस आप और आपके शब्दों पे है। हुँ, मुझे वो आकर्षित नहीं कर रहा है इस समय, क्योंकि मुझे आपके विषय वृत्ति पे बातें करनी है। तो मुझे वो ओके। जैसे मैं देखते हुए भी अनदेखा कर रहा हूँ, मन ऐसे ही कंट्रोल हो जाता है। आप किसी चीज़ को देख भी रहे हो, आपकी आवश्यकता ना हो, और वो आकर्षित करे और आप उसे अनदेखा करने की कोशिश करते हैं, मन इससे ही स्ट्रांग होता है। और जब एक बार आपका मन कंट्रोल होने लग जाएगा तो आप धारणा बना पाएंगी। धारणा, उसके बाद ध्यान शुरू होता है, फिर समाधि मिलती है। ये अच्छा, ये अष्टांग योग। प्रत्याहार को मतलब मैं कैसे डेवलप कर सकती हूँ अपने अंदर? प्रत्याहार डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जैसे आप प्रत्याहार को डेवलप कर रहे हैं, ये पूरा अभ्यास है। आसन क्या करता है, देखिए आसन जब आप लगाते हैं ना, यही तो बताया गया है, शास्त्रों ने कहा है, प्रत्याहार हमारी चौथी पांचवी सीढ़ी पे आता है। यम नियम महत्वपूर्ण है, फिर आइए आसन पे, फिर प्राणायाम पे। यम में होता है सबसे बेसिक ये एक चीज, एक अष्टांग योगी है ना? अष्टांग योग हाँ, बता रहा हूं मैं हाँ, 8 आपको। पूरे। देखिए, आप अहिंसा को लीजिए, प्रत्याहार करने का सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ, यम का एक पार्ट लेके, ठीक है। अहिंसा को लीजिए, यम का एक हिस्सा है अहिंसा, वैसे 5 है, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह भी है। आप अहिंसा को ले लीजिए। हुँ, आप आज दृढ़ निश्चय करके जाइएगा आफ्टर दिस पॉडकास्ट कि आज मैं हिंसा नहीं करूंगी। हिंसा कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, मनसा, वाचा, वाचा, कर्मणा। कर्मणा। अब हुँ, मन की हिंसा आपको नहीं करनी है, किसी के विषय में आपको नकारात्मक नहीं सोचना है, इनफैक्ट सोचना ही नहीं है। आइसोलेटेड क्यों हो जाते हैं योगी पहाड़ पे, क्योंकि ना वो किसी से मिलेंगे, ना कोई प्रोफाइल ओपन होगी। समझ रहे हैं आप? हुँ, तो एक तो आइसोलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मनसा, वाचा, किसी को मैं बुरा नहीं बोलूंगी, कार्मिक तौर पे मैं हिंसा नहीं करूंगी। और मैं श्योर हूं मैडम, आप चूंकि गले की साधिका हैं, एक पॉडकास्टर हैं, तो मैं आश्वस्त हूं कि अहिंसा का बहुत बड़ा जीवन आप जीती होंगी प्रतिदिन, बाय डिफॉल्ट। हुँ। लोगों के विषय में नकारात्मक नहीं सोचती होंगी, इसलिए आपकी सारी ऊर्जा विशुद्धि में आ जाती है, और इसीलिए वो ऊर्जा आगे चलती है। विशुद्धि का चलना बड़ा जरूरी है। चक्र साफ नहीं होगा, वाइब्स इससे निकलेंगी नहीं, वो जैसे ब्लूटूथ की रेज निकल रही होती है ना, वैसे ये काम नहीं करेगा आपका, नहीं तो आपकी दुकानदारी समाप्त हो जाएगी। जिस हुँ, दिन आप ऐसा करें, विशुद्धि चक्र तुरंत निगेटिव हो जाएगा। आप किसी के विषय में 10 दिन जाके नकारात्मक बोलना शुरू कीजिए, और देखिए आपका विशुद्धि चक्र तुरंत प्रभावित हो जाएगा। और ऐसे ओह! तमाम लोग। तो प्रत्याहार यही तो है। आप धीरे 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 इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, और फिर आपका चक्र, आपकी वाइब्स, आपकी ऊर्जा, वो सब बहुत अग्रेसित होने लग जाता है। फिर आपके चेहरे से एक, जो कहते हैं ना, ओज निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, वाणी में सारगर्भिता है, हुँ, आंखों में एक ओजस है, तेजस है। वो क्या है? ये वाइब्स को ही तो फील कर पाता है आदमी। ये वही वाइब्स है जिसको आप, क्योंकि आपके पास भी ब्लूटूथ है, हमारे पास भी ब्लूटूथ, तो हम दोनों ब्लूटूथ कनेक्ट कर जाता है, इसलिए हमें लगता है अच्छा, सीम्स वेरी गुड, राइट। तो ये है प्रत्याहार। फिर आप धारणा में जा पाएंगे, और उसके बाद ध्यान हो पाएगा। आजकल बेचने वाले तो कुछ भी बेच देते हैं, शास्त्रीय चीजें नहीं है।
ओह वाओ! वंडरफुल। मतलब बहुत ही डीप में भी बताइए, बहुत सरल तरीके से बताइए। आई थिंक ये हर चीज़ इंसान को समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये जैसे आपने कहा आसन आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, हुँ। ठीक है? प्रत्याहार आपका यम का पार्ट है। नहीं, प्रत्याहार इंद्रिय का पार्ट है। हमने उसको एक एक ज़ोन से समझाने की कोशिश की कि एक को पकड़ ओके, लीजिए, एक से समझ जाएँगे आप। वैसे तो ये आसन प्राणायाम सबका पार्ट है, पूरे जीवन का ओके। पार्ट है। प्रत्याहार बहुत बहुत देखिए, करने पे आए तो बहुत आसान है, ना करने पे आए तो बहुत कठिन भी है, याद रखिए। कंटिन्यू आज का युवा सबसे ज़्यादा किस बात से प्रभावित है? कंटिन्यूटी पे। कोई काम को लगातार नहीं कर पाता। हुँ, रिग्रेशन है, वो कभी करेगा, कभी छोड़ देगा, मन नहीं कर रहा है यार, मन करेगा तो करूँगा। जैसे आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हुँ, अकबर के दरबार में तानसेन गाया करते थे। तो तानसेन ने कहा, अकबर ने पूछा तानसेन से कि अरे भाई, रामतनु जी बोलते थे, रामतनु पांडे उनका नाम था। बोले तनु जी, ये बताओ क्या तुमसे अच्छा गायकार कौन है? तो वो बोले मथुरा में एक बाबा पागल दास है, वही अच्छा गाते हैं। तो बोले कि बुलाओ उनको। तो भेजा, यहाँ से सैनिकों को भेजा। सैनिकों ने बोला कि चलो तुमको अकबर ने बुलाया। बोले मना कर दिया, मैं नहीं जाऊँगा। तो बोला कि ऐसा नहीं है, अकबर है, वो तो सम्राट है। बोले उनको सुनना है तो उनको बुलाओ। अब अकबर आए खुद ही कि चलो बाबा गा दो। अब बाबा का मन ही ना करे कि गाए। तो अकबर इंतज़ार करते रहे। बोले ये कैसा मन है? तो हरिभद्र सूरी का भी एक आख्यान है, मैं भी बताऊंगा उसके विषय में भी। तो आके बोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको गाना होगा, मतलब मैं सम्राट हूँ। बोले ये नहीं होता, मैं तभी गाऊंगा जब मेरा मन करेगा। तो अब तनु पांडे यानी तानसेन जी ने सोचा कि अब ये तो अकबर जी अपनी ईगो पे ले जाएँगे, इससे बेहतर है कि चलो कुछ मैं दिमाग लगाता हूँ। तो एक राग वो उल्टी-सीधी गाने लग गए। तो वो खुद ही बाहर निकल के आए पागल दास जी और बोले कि नहीं, नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसी ऐसी राग है। और फिर उस राग को गाया, फिर अकबर ने बड़ा सराहा। तो मन नहीं करता है। हमारे बनारस में भी ये बड़ी पॉपुलर बात है, हमारे यहाँ लोगों का मन ही नहीं करता है। कोई काम नहीं, ये करना है वहाँ तो की बात करना है। नहीं, ये हाँ। हर जगह की हाँ, बात है, नहीं, नहीं, जैसे लखनऊ हमारे यहाँ खासकर। आचार्य जो है वो पढ़ाने पे आएगा, बोला बैठा रहेगा, अब जब मन करेगा तो पढ़ाऊँगा। जैसे मेरे साथ भी ये होता था पहले, जब मैं टीचर्स ट्रेनिंग की क्लासेस लेता था एनाटॉमी पढ़ाने में या दर्शन पढ़ाने में, कि मेरे को ना वो ज़ोन मिलना चाहिए। अगर मेरे सामने एक भी छात्र ऐसा है जो नदारद है या लुक्खा किस्म का है, बेकार आदमी है, तो मेरा मन ही नहीं करता पढ़ाने का। तुम बैठे रहो, हाल-चाल होती रहेगी, 1 घंटा बंद, काम खत्म, फिर कल पढ़ेंगे। और 1 महीने का बैच साढ़े 3-4 महीने में समाप्त होता था, ऐसा हो जाता था। फिर थोड़े समय बाद मैंने कहा कि नहीं, मन को तो कराना पड़ेगा, क्योंकि ये तो जॉब है। फिर मैंने वो जॉब ही छोड़ दी। मैंने कहा छोड़ो, ये काम नहीं करना मुझे। ऐसा काम क्यों करना जहाँ पे मन आनंदित ही ना हो? मन का करना बड़ा ज़रूरी है। तो वो मन करे, उसके लिए इंद्रियाँ सैटिस्फाई हों, और इंद्रियों के सैटिस्फैक्शन के लिए चक्रों का सैटिस्फाई होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और चक्र एक बार आपके आह्लादित हो उठे तो सारी चीज़ें कंट्रोल में, फिर आप जीवन में बहुत तीव्रता से आगे अग्रसर हो जाएँगे। आप किसी व्यवसायी को देखिए, आप सोच के देखिए, आपके हुँ, जीवन में कोई व्यवसायी है जो खूब सारा पैसा कमाया हो, आप देखिए उसका मन करता ही रहेगा कंटिन्यू। वो सोचेगा ये कैसे मैं इससे पैसा बनाऊँ, बिज़नेस, 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 मतलब वो कंटिन्यू। मेरे मेरे कुछ ऐसे मित्र हैं जिन्होंने 2-4 हज़ार करोड़ रुपए कमाया अपने जीवन में। मैं उनको देखता हूँ, उनके उनको ना मतलब अजीबो-गरीब तरीके का व्यापार आता है समझ में, कि एक का व्यापार है, एयरपोर्ट पे खाली स्थान है, तो इस खाली स्थान का उपयोग कैसे किया जा सकता है, ये उसके दिमाग में ये बात आई। हम बैठे हुए साथ में। अगली बार मैं क्या देखता हूँ कि वो एक देश में, उस देश के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस के जो खाली स्थान, जो एरिया होता है, उसको रेंट पे ले लिया उस दुकानदार से जाके। हुँ। और हर वो आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंस जो उसके पास नहीं है एप्लायंस, वो लाके वहाँ पे एक शीशे का जार बना के रख दिया। अब लोग उसको ही जाके देखते हैं, उसी चीज़ को, कि अरे ये क्या चीज़ है? और वो उससे तकरीबन मुझे लगता है कुछ नहीं तो 50-60 करोड़ रुपए बना लिए, टेक्नीक लगा के। मैंने सोचा, सोचिए ये खाली जगह, और इसको इसने, और पूरे दुबई में आज भी उस व्यक्ति का जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स हैं, अच्छी बड़ी शॉप्स हैं, उस पे खाली एक बड़ा ब्रांड है, उसके सामने की खाली की जगह शीशे का जार उसी का है। मतलब सोच के देखिए कि मोबाइल की दुकान पे एक, हर मोबाइल की दुकान पे एक मोबाइल बनाने वाला अपना हायर करके बैठा देना, अपनी एचआर की टीम लगा के बनाने वाला बैठा देना। उससे कितने की कमाई करता है वो? शुद्ध अपना मुनाफा, किराया उसको दुकानदार को देता है, दुकानदार का किराया 20,000 रुपए का, अपनी कमाई लाख रुपए से पार की। तो व्यापारी आदमी का मन करता है, आध्यात्मिक आदमी का मन नहीं करता। और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि मन को करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे अभी प्रश्न आया था कि आपको मूवी देखना अच्छा लगता है। भाई, मूवी देखना इज़ नॉट अ टास्क, समझ रहे हैं आप कि नहीं है, या वो आनंद का विषय भी नहीं है। हुँ, अगर मुझे उससे कुछ प्राप्त हो रहा है, किसी का कौशल दिख रहा है, तो मेरी आत्मा की भूख ये है कि मैं कौशल को देख के चलाऊँ। कौशल समझते हैं? हुँ, कौशल का हुँ, मतलब हुँ, हुँ, एक्सीलेंस, हुँ, ह्यूमन एक्सीलेंस हुँ, जिसे हम बोलते हैं। ह्यूमन एक्सीलेंस क्या है?
वो मुझे दिख जाता है। अब मूवीज़ में आप चॉइस मेरे से पूछे कि कैसी मूवीज़ आपको पसंद है एज अ शिवम मिश्रा, क्या आपको लड़ाई झगड़ा पसंद है, प्रेम मोहब्बत पसंद है? मेरे को तो चलती हुई वो मूवी, इरफान खान की जो मूवी थी जिसमें वो दिल्ली से कलकत्ता तक की यात्रा करते हैं, पीकू वीकू क्या नाम था, वो भी पसंद है। मतलब मेरे को तो बॉम्बे वेलवेट भी पसंद है, अगर उसमें एक्सलेंस दिख रहा है तो। कल्पना करके देखिए, जिसको सबने नकार दिया, उसमें मुझे एक्टिंग और वो रिस्क लेना पसंद है कि वो एक व्यक्ति अपने आइडियोलॉजी से कुछ तो बना रहा है। तो मन का करना इज ऑल अबाउट योर इंद्रिय, आपके आत्मा की भूख क्या है, और उसको प्रेषित करता है मन, याद रखिए। और जो ये विज्ञान, ये क्या है, जीवन जीने की कला। हमारे गुरुदेव ने इस विषय में खूब लिखा है। जीवन को कैसे जिए आधे लोगों को ये नहीं पता है। जैसे बोलते हैं ना, आर्ट इज अ लाइफ या लाइफ इज एन आर्ट, ये बोलते हैं, हम सब बोलते हैं। कैसे डिजाइन करना है जीवन, ये लोगों को नहीं पता। वेबसाइट कैसे डिजाइन करनी है, दे नो वेरी वेल, लेकिन खुद का जीवन कैसे डिजाइन करना है, दे डोंट नो अबाउट इट। वो तो बस ये कि फ्लो चल रहा है, अनुगतम प्रवाहम, जैसे जैसे प्रवाह चल रहा है उधर ही, आज मेरे को ये बना दिया, कल वो बना दिया, परसों वो बना दिया। तो कैसा होना चाहिए जीवन हमारा? जीवन आपका, सबसे पहले तो आप अपने उद्देश्य को जान लीजिए। अगर आप उद्देश्य नहीं जान पाते हैं तो एटलीस्ट आपका विजन ऐसा हो, जैसे हम जब अभी शीत आ जाएगी, शीतलहर जब आ जाएगी तो विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। हमें कहाँ जाना है ये हमारे दिमाग में पहले से तय हो जाता है। रास्ता हो सकता है कि हमें ना दिख रहा हो, क्लियर ना हो, उसकी विजिबिलिटी ना हो, तो सबसे पहले तो उद्देश्य का क्लियर होना बहुत ज़रूरी। जैसे आपको मान लीजिए नोएडा सेक्टर 18 जाना है, तो उद्देश्य क्लियर हो गया, आपको पता है कि बाहर निकलते थोड़ा भी दिखेगा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो दिखेगा, एक एक मीटर तो दिखेगा, बस उस तरफ स्टेप आउट करना शुरू कर दीजिए। उद्देश्य क्लियर है, फिर आप अपने मार्ग का चयन करते हुए स्वतः आगे अग्रसर हो जाएंगे। लेकिन जो उस बीच में जो स्ट्रगल होता है, उस बीच में जो वही थॉट्स तो थे, जीवन है, जीवन का कार्य वही क्या तो है। सारी प्रॉब्लम है। उद्देश्य अगर क्लियर भी हो, लेकिन उस टाइम पे हम लोग, इतने प्रॉब्लम्स हम लोगों की लाइफ में आ जाती हैं, भले ही वो हमारी गलतियों से आती है, किसी भी रीजन से आती है, मैं हम लोग वहां तक पहुंचने से पहले ही टूट जाते हैं। मैं बताता हूँ, देखिए, एक उद्देश्यवान व्यक्ति, जैसे मान लीजिए आपको 18 जाना है और लाइफ की प्रॉब्लम सब आने वाली है, सब जैसे गाड़ी पंचर हो गई, जैसे हाँ। रोड ब्लॉक है, जैसे आप पेट्रोल गिर खत्म गई, हो गया। पेट्रोल खत्म हो गया, पैर टूट गया। उद्देश्य यदि आप सोच रही हैं, याद रखिए, महाकवि कालिदास की कहानी सुनाता हूँ आपको। ऐसे ही नहीं वो शास्त्रीय बन गए, पत्नी से बेतहाशा प्रेम था उन्हें। वो पहुंची अपने यहाँ, अपने मायके भाग गई, बोली तुम जितना, संस्कृत में एक श्लोक है उसमें बोलती हैं कि तुम जितना मेरे इस हाड़ मांस की शरीर से प्रेम करते हो बेवकूफ़ आदमी, उतना ही तुम यदि शास्त्रों से प्रेम कर लेते तो तुम आदमी बन जाते। तो वो बोले प्रिय, लेकिन मैं तो, मतलब वो आदमी प्रेम का सम्मान कर रहा था, नदी को पार कर गया, सांप को रस्सी समझा, उसे पकड़ के चढ़ गया, घर तक पहुंचा, और घर पे ये बात उनकी पत्नी ने कहा, और ये बात उनको बहुत अंदर तक ये बात घर की, और फिर वो वापस आए और महाकवि बने। क्या हुआ, बाधाएं नहीं थी क्या? बाधा कम रही होगी क्या? एक व्यक्ति जो बैठ के अपने ही पेड़ पे अपनी ही डाल को काट रहा है, वो भी तो महाकवि बना था। इतिहास तो मैडम आपकी बाधाएं, आप किस बाधा की बात करती हैं? अभी मैं आपको क्या कहानी बताऊं, एक हमारे चाचा का लड़का है, आप ये समझिए कि अभी वो आईएएस बना है इसी 2025 बैच में। कल्पना करके देखिए, वो बच्चा ऐसा था कि 2021 तक वो अनश्योर था, ना उसे भाषा आती, ना उसे विषय आता, एवरेज छात्र, और बाधाएं नहीं आई होंगी क्या 2-3 वर्षों के अंदर? लेकिन जब स्थित प्रज्ञ व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञ हो उठता है, तो दुनिया की कोई भी बाधा को पार कर जाए, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। आप अपने आप को कितना पावरफुल बना के रखे हैं अपने मस्तिष्क में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, स्थित प्रज्ञ होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बाधाएं उसी के जीवन में आती हैं, ये भी याद रखिएगा, जो उस बाधा को पार कर सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में हर बाधा नहीं आती, ईश्वर उसी को कठिन रोल देता है जो अदा कर सकता है। समझ रही हैं आप? डायरेक्टर कोई भी एक्ट ऐसे थोड़ी रैंडम किसी को उठा के दे दे, आओ तुम ये रोल कर लो, तुम कर लो। उसी को रोल ये देता है जो उसको लगता है कि ये व्यक्ति प्ले कर सकता है और ये मेरी बाधा को प्राप्त कर सकता है। रास्ते में आने वाली बाधाएं आपकी परीक्षा ही तो है, और उसी परीक्षा को पार करके उद्देश्य प्राप्त करना है। सो इजी। क्योंकि बिना, होता क्या है, एक थियरी है, इस ब्रह्मांड की थियरी है, हर दिन की एक रात होगी।
जैसे अगर मैं आपकी सिर्फ अच्छाई देख रहा हूँ, तो मैं सिर्फ अगर आपकी अच्छाई के प्रति बहुत ज़्यादा सम्मोहित हो जाऊँगा, तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि मुझे आपकी बुराई को भी जानना होगा, जो कि शाश्वत है। आज का समाज, जितने धर्म गुरु हैं, उनके संदर्भ में यही गलती कर जाता है और बाद में फिर पूरे धर्म को लपेटे में ले आता है। पीवी काणे ने अपनी पुस्तक में लिखा कि धर्म को समझने के लिए धर्मज्ञ होना ज़रूरी हो, ये आवश्यक नहीं, मर्मज्ञ होना बड़ा ज़रूरी है। आप मर्मज्ञ मतलब? मर्मज्ञ का मतलब विषय को समझने वाला व्यक्ति, कोई विषय को समझे, जैसे उसको ये पता हो, तार्किक होना, रैशनल होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं ये सोचूं कि नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छे बाबा हैं, एनीवे किसी का भी नाम, तो उनकी अच्छाइयाँ दिख रही है ना, आप यदि सर्च आउट करेंगे, यदि आपका जीवन सिर्फ अच्छाइयों को देख के चल जा रहा है, तो कोशिश कीजिए कि चला लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति मुझे पीड़ा देगा, तो उसकी पीड़ा देने के सारे ऑप्शंस को आप पहले एक्सप्लोर करके जान जाओ कि ये किन किन स्तर पे मुझे पीड़ा दे सकता है, और फिर आप ये देखेंगे कि यदि आपने उस पीड़ा देने के स्तर को समझ लिया। आज शादियों में होने वाले डाइवोर्स का सबसे बड़ा कारण है क्या? यही तो है। सिर्फ अच्छाइयाँ दिखती हैं कि अच्छा कमाता है, अच्छा रहता है, लड़की अच्छी है, सुंदर है, बस 2 ही चीज़ें, 3 चीज़ें पैरामीटर है, बाकी सारी चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। और कालांतर में वो सुबह उठता नहीं है, तौलिया गीला करके बेड पे रख देता है। मतलब मैं तो अभी एक हास्य विनोद वाला वीडियो देख रहा था, कोई स्टैंड अप कॉमेडियन माइक लेके वो कह रहे थे, तो उनकी पत्नी, उन्होंने यही प्रश्न पूछा कि आप दोनों में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? तो उन दोनों ने उत्तर दिया कि ये क्या करता है, तौलिया गीली रख के बेड पे रख देता है। फिर वो पति महोदय बोल रहे थे अपनी पत्नी को कि रात में खर्राटे बहुत ज़ोर-ज़ोर से मारती है। मतलब इसलिए लड़ाइयाँ हो रही हैं, इसलिए वो लोग हास्य विनोद देखने गुड़गाँव गए हुए थे और वो वीडियो टीवी पे और मीडिया में है। आप कल्पना करके देखिए कि व्यक्ति किन-किन चीज़ों में अपने आप को प्रभावित किए जा रहा है, और जब आप इन चीज़ों में प्रभावित हो जाती हैं, तो आप अपने उद्देश्य को कभी फ़ॉलो नहीं कर पाएँगी। मैं आपके अंतिम जो आपने लाइन कहा था कि बाधाओं को पार करने का एकमात्र माध्यम आप स्वयं ही हैं मैडम, और ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने बाधा नहीं है। बाधा ना पार की तो फिर क्या आपने प्राप्त किया? फिर उसका आनंद वैसा नहीं रहेगा। अगर आप बिना बाधा के किसी चीज़ को प्राप्त कर लेंगी, तो वो उतना आनंद नहीं देने वाला है, जितना आनंद आप सामान्यतः प्राप्त कर पाएँगी। तो इस बाधा को पार करने का एकमात्र सॉल्यूशन योग है? देखिए, बाधाएँ कैसी हैं ये डिपेंड करता है। सामान्यतः कि जब हम योग तो हर माया, बाधा के हाँ, लिए नहीं है ऐसा ना? नहीं है, सारी अच्छा। बाधा के लिए नहीं है। योग आपको जीवन की क्लैरिटी दे देता है। योग आपको सिर्फ़ ये बता देता है कि व्हाट इज़ जीवन, एक्चुअली लाइफ़ क्या है। आप लाइफ़ को समझ जाएँगे ना, तो फिर बाधा भी लाइफ़ दिखेगा, बाधाओं में भी लाइफ़ दिखेगी। आप कल्पना करके देखिए, मारियाना ट्रेंच में मतलब कितना दबाव होगा, जो समुद्र की गहराई है, वहाँ कितना दबाव होगा। जीवन वहाँ ऑलमोस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ जीव पाए जाते हैं। समुद्र की अनंत गहराइयों में जहाँ जीवन लगभग दुर्लभ है, वहाँ भी जीवन पाया जाता है। मैं पिछले दिनों पहाड़ों पे था, मैंने देखा पहाड़ों का जीवन कितना कठिन है। हमारे लिए मतलब हमारी लड़ाई चावल और दाल और आटे की नहीं है, उनकी लड़ाई इसी की है, उनका जीवन इसी में है कि यहाँ से 7 किलोमीटर चढ़ के जाना है, तो कुछ मिलेगा, नमक मिलेगा, उसको लेके आना है, सब्जी में डालना है और फिर वो सब्जी खा सकते हैं। तो उनका उनका जीवन तो ये है। तो जीवन क्या है, ये योग बता देता है, और योग ने जब जीवन बता दिया, तो फिर आप आध्यात्मिक हो उठते हैं। फिर ईश्वर आपको मार्गदर्शित करता है और आप स्वतः उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं, जो एक्चुअली आप प्राप्त करना चाहते हैं। ये है। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बताया एंड आई थिंक मेरा मन है कि मैं इसे और डिटेल में समझूं, बट हम लोग पॉइंट पे आते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इस सोच में बैठे होंगे कि कब हम लोग उनकी बीमारी से रिलेटेड योग से हम लोग उनको सोल्यूशन दे पाएंगे। एग्ज़ैक्टली। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था जी, कि आज हम लोग बीमारी पे बात करेंगे और योग उसमें कैसे हेल्पफुल है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। इसमें एक और चीज़ है कि योग जो है मैं इसको कैसे समझूं कि योग कंसिस्टेंसी पे निर्भर करता है या इसकी टेक्निक अगर आप सीख लो? टेक्नीक एंड कंसिस्टेंसी दोनों, दोनों। दोनों बहुत ज़रूरी है। कोई भी देखिए, योग, पहले इसे योग सिर्फ़ नहीं कहते हैं, हम इसे कहते हैं आसन और प्राणायाम, जिसकी आप बात करने जा रही हैं। ओके। योग अगर आप कहेंगी तो फिर व्यक्ति को झूठ नहीं अलग। बोलना है, व्यक्ति को हाँ। शौच चाहिए, सफाई चाहिए, स्वाध्याय चाहिए, तमाम चीज़ें आ जाती हैं। राइट। अगर अष्टांग की बात करती हैं तो, मैं सिर्फ़ आसन और प्राणायाम करता हूँ।
आसन प्राणायाम, आसन के लिए कंसिस्टेंट होना, जीवन के लिए कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी कार्य करें, मैं नहीं कहता आप मैराथन की तरह से बहुत लंबी दौड़ को आप चुन लीजिए और दौड़िए हुसैन बोल्ट की तरीके से, आप कभी नहीं जा पाएंगे। आपको धीरे धीरे ही दौड़ना होगा और सबकी दौड़ अलग है। बिल्कुल। मतलब जिस समय बराक ओबामा का करियर ख़त्म हो गया, उस समय डोनाल्ड ट्रंप का करियर शुरू हुआ। कल्पना करके देखिए आप कि जिस समय वो राष्ट्रपति पद से हट गए, उस समय उन्होंने ज्वाइन किया। तो हर व्यक्ति की दौड़ अलग है, नंबर एक चीज़। हर व्यक्ति की बीमारी अलग है, नंबर दो चीज़। हर व्यक्ति का शरीर बहुत अलग है, ये भी माइंड करके रखना अपने दिमाग में कि वो ये काम कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तुलनात्मक दृष्टिकोण मत अपनाइए। आप ऐसा नहीं कि उनके शरीर से अपनी तुलना कर रहे हैं। आयु वर्ग सबका डिफरेंट है, सबका जीन्स अलग है, सबका डीएनए अलग है, सबकी आइडियोलॉजीज अलग है, सबका जो टेम्परामेंट है वो अलग है, टेम्पटेशन अलग है। तो इसलिए अगर आप कि उम्र का कोई आपका दोस्त 5 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट कर ले रहा है और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ग्लानि लाने की आवश्यकता नहीं है। आप ये मत सोचिए कि नहीं, उसका टेम्पटेशन अलग है, उसका उद्देश्य अलग है। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप कर पाते होंगे, वो नहीं कर पाता होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो आप अपने आप को ग्लानि से उठाइए और कंसिस्टेंट बनिए। थोड़ा थोड़ा कीजिए, बार बार कीजिए, लंबे समय तक अपनी यात्रा को जारी रखिए। नंबर एक चीज़। दूसरी जो बात आपने कही थी कि टेक्निक। क्या हमें हमारे जीवन में किस प्रकार की तकनीकी का उपयोग किया जाना चाहिए। योग को अगर आप टेक्निक से उपयोग में नहीं लाते हैं, तो आपके कष्ट का कारक बन जाएगा, याद रखिए। मतलब अगर आसन और प्राणायाम की हाँ, अगर हम बात आसन और करें ना। प्राणायाम को, पूरा योग मैं कहता हूँ, पूरा अच्छा। योग भी अगर आपने टेक्निक में एरर कर दिया, एरोनियस हो गए, आप गलत हो गए, गलत ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो आप प्रभावी हो जाएंगे। इम्पैक्ट आपके पे आना ही आना है। और जैसे यदि कोई, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी एक रोग आप मुझे रैंडम बताइए, मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ ठीक। आजकल जैसे हम लोग बात भी करने वाले थे पीसीओडी, इरेगुलर पीरियड्स हो गए, ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो गए हैं, तो इसमें योग अब आप कैसे हील कल्पना कर करके सकता है? देखिए कि योग, मैं अगर आपको बताऊं कि किसी व्यक्ति को, किसी महिला को पीसीओडी है, सिस्ट डेवलप कर रहा है, तो उसके कुछ पैरामीटर्स हमें डिसाइड कर लेना है कि किन किन कारणों से वो पीसीओडी हो रहा है। आज के समय में पीसीओडी होने के बहुत सारे कारण हैं, इस विषय पर भी हम बात करेंगे भी। अगर टेक्निक्स गलत हो गई, जैसे पीसीओडी में एक बहुत आवश्यक चीज़ है, वो है डाइट। अगर मान लीजिए मैं आसन और प्राणायाम पे फोकस रखा और आपने डाइट पे फोकस नहीं किया, तो चीज़ खराब हो जाएगी। वो चीज़, जैसे मान लीजिए मैं आपको कपालभाति सिखाना शुरू कर दूं, या फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपको शीतली प्राणायाम करा रहा हूँ, या मैं चंद्रभेदी प्राणायाम आपको करा रहा हूँ, और चंद्रभेदी प्राणायाम करा रहा हूँ, और इधर क्या कहते हैं, आप जो है बिल्कुल हीट वाला खाना, खाद्य पदार्थ आपने ले रखा है। ये मैं जान ही नहीं पाया कि आपने क्या खाया है, आपकी चॉइसेस क्या क्या है खाने में, मैंने पूछा भी नहीं, तो मेरा शीतली प्राणायाम आपके लिए घातक बन जाएगा। तो हो सकता है कोई कोल्ड चीज़ आप खा रही हो। बहुत सारी महिलाओं को ठंड में आइसक्रीम खाने का बड़ा शौक रहता है, बहुत सारे पुरुषों को भी रहता है, महिलाओं को भी रहता है। अब आप आइसक्रीम खाने के बाद, मैं तो शीतली करा रहा हूँ ताकि शरीर की ऊर्जा का ह्रास हो, थोड़ी सी गर्मी कम हो शरीर के अंदर से, अननेसेसरी का हार्मोन्स कंट्रोल में आए, और शीतली मैंने करा दी और तुरंत वो आपको प्रभावित कर देगा। इसलिए टेक्निक के साथ साथ में ओवरऑल डिस्क्रिप्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो नहीं है तो काम खराब हो जाए। ठीक है, अभी मैं इसी बीमारी के, जैसे हम लोग पीसीओडी पे बात कर रहे हैं, इसी को मैं चाहती हूँ कि आप इसके सिम्टम्स से स्टार्टिंग से लेकर के, कि क्या सिम्टम्स पहले हमें दिखने शुरू होंगे और योग उसमें कैसे हेल्पफुल है, और क्या प्राणायाम, क्या आसन ऐसे होने चाहिए कि अगर किसी को इरेगुलर पीरियड्स हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम है और हार्मोनल इम्बैलेंस है, कैसे उसको योग हील कर सकता है? पीसीओडी के संदर्भ में मैं आपको ए टू जेड सारी बातें बताता हूँ। सामान्यतः 12, 13, 14 वर्ष आयु होती है जब पीरियड्स आना शुरू हो जाता है। एक कन्या जो आजकल के समय में गरिष्ठ भोजन करती है, साधारणतः ये परिवार की जिम्मेदारी है कि कन्याओं के भोजन को अगरिष्ठ बनाए। गरिष्ठ का मतलब होता है अतिशय मात्रा में मसालेदार या हीट वाले भोज्य पदार्थों को देना। अब जैसे जैसे अभी आप पिज़्ज़ा का नाम ले रहे थे, ये सारा हीट वाला पदार्थ है। जो भी अतिशय मात्रा में मसालेदार चीज़ें जो होती हैं, वो भी हीट वाला पदार्थ है। हर वो चीज़ जो बहुत सारी शरीर में गर्मी क्रिएट करने वाली हो, वो हमें संभवतः कम कर देना चाहिए, जो कि आज बहुत बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि ये गरिष्ठ होता क्या क्या है। जैसे आपने भी पूछा कि क्या गरिष्ठ भोजन, तो गरिष्ठ भोजन से पहले ही दूरी। चलिए, 13 वर्ष की कन्या, 13-14 वर्ष की आयु, 15 वर्ष की आयु में जब उसे प्रेम होना शुरू होता है, जाहिर सी बात है हार्मोनल बैलेंस होएगा, और जब परिवर्तन होना शुरू होता है अपनी भावना में, अतिशय मात्रा में तीव्रता से चलने वाली कन्या के संदर्भ में पीसीओडी होना अनिवार्य माना जाता है। ये भी याद रखिए, 14, 15, 16 साल की कन्या जो स्कूल में है और भावनात्मक रूप से उसे हर वो सोर्स मिला पड़ा है जहाँ से वो प्रेम और प्रेम के संदर्भ की सारी
विषय वृत्ति को प्राप्त कर सकती है, मस्तिष्क के अंदर हर वो विचार भेज सकती है जो एक युवा को भेजना चाहिए था। यदि उसके पास मोबाइल फ़ोन है, तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, या हर वो माध्यम है या उसके मित्र ऐसे जहाँ से वो हर व्यभिचार युक्त विचार अपने दिमाग में भेज सकती है, तो उससे पीसीओडी होने की संभावनाएं बहुत तीव्र हो जाएंगी, क्योंकि उसकी आयु बहुत छोटी है। वो सारा हार्मोन निकलने लग जाता है ये विचार वृत्ति के साथ में, जो नहीं निकलना चाहिए था, जो समय के सापेक्ष निकलना चाहिए था। ये हर माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि उसका बच्चा क्या कर रहा है उस पर एक सूक्ष्म नज़र रखे। बच्चे को न पता चले, लेकिन उसकी नज़र हमेशा उसके ऊपर बनी रहे कि ये कर क्या रहा है, किस तरीके की उसकी बातचीत है, किस तरीके का की मूवीज़ को ये पसंद करता है, क्या देखता है, क्या सुनता है, क्या सोचता है, क्या समझता है, क्या जानता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ है आज के समय में खाद्य व्यभिचार, अखाद्य व्यभिचार जिसे मैं बोलता हूँ, बाहर जाके सिगरेट पीना। आप ये बात जान के आश्चर्य लगेगा, बहुत सारी कॉन्वेंट की लड़कियां सिगरेट पीती हैं, शौकिया पीती हैं, उन्हें लगता है कि नहीं ये हमारा कल्चर है और हमें यही आत्मसात कर लेना चाहिए। सिगरेट आपके मतलब बहुत बड़े रेशियो को क्रिएट करता है, जो पीसीओडी को जन्म दे ही देती है महिलाओं के अंदर, किसी भी एज में, किसी भी उम्र में। और किसी भी उम्र का मतलब पीसीओडी होने की संभावित उम्र 27, 28, 29, 30 साल है, जब तक आपकी शादी नहीं हुई है। पीसीओडी तभी तक तो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। एक बच्चा हो जाए और उसके बाद पीसीओडी हो तो उसका अर्थ थोड़ा सा कम होता है, लेकिन जब अगर शुरुआती समय में हो पीसीओडी, तो उसमें एक स्त्री अपने मातृत्व के सारे गुणों को खो देती है और वो कभी माँ नहीं बन सकती। और मैं आपको बताऊं, ऐसी सैकड़ों, हजारों, लाखों महिलाएं हैं जो पीसीओडी से इस समय ग्रसित हैं। पीसीओडी होने का बहुत कॉमन तीसरा हो गई है। बहुत बड़ा कारक है, वो है थायराइड ग्रंथि का संयोजित रूप से कार्य करना। थायराइड से निकलने वाले कुछ हार्मोन्स T3, T4, TSH जो पिट्यूटरी का है, ये भी इम्पैक्ट क्रिएट करता है। शरीर मोटी हो जाती है और वो मोटापा क्रिएट करता है। मैं विश्वविद्यालयों की बात करूं, आज आप जाके देखिए, जो मॉडर्न विश्वविद्यालय हैं तथाकथित दिल्ली के, हरिद्वार वाले तो फिर भी बहुत अच्छे हैं, आप जाके देखिए उसमें खूब मोटी मोटी कन्याएं हैं, और जितनी वो कन्याएं हैं उन सबका पीरियड्स गारंटेड इरेगुलर होएगा। पीरियड्स को कैसे पहचान सकते हैं? दुनिया भर का दाना, चेहरे के ऊपर पिंपल्स का आना शुरू हो जाना, दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है कन्याओं के साथ में, ये बहुत कॉमन है। आप देख के बता सकते हैं कि ये पीसीओडी है। अच्छा, ठीक कैसे कर सकते हैं? ये हमारा कार्य है कि ये पीसीओडी को ठीक करने का क्या माध्यम है। देखिए, पीसीओडी यानी सिस्ट ही तो है, ओवरीज में सिस्ट इसमें ही तो इसमें है। जैसे आपने खान-पान को लेकर के बोला जी कि मसाले हो गए और ये हो गया, जी। इसमें कहीं न कहीं ये भी होता है कि अगर आपका स्लीपिंग साइकिल होता है देखिए, या फिर आपके स्लीपिंग साइकिल तो फिर भी, टॉक्सिक थॉट्स होते हैं, ये भी कहीं न कहीं इम्पैक्ट डालते हैं आपके देखिए, नो उस डाउट साइकोलॉजी तो इम्पैक्ट क्रिएट करती ही है, लेकिन व्यभिचार युक्त साइकोलॉजी, स्लीपिंग पैटर्न प्रभावित होना। जैसे एक व्यक्ति जो पढ़ाई कर रहा है, वो उसको पीसीओडी, एक कन्या जो पढ़ाई कर रही है, रात भर जाग रही है, पढ़ाई कर रही है, 4-5 घंटे सोती है, नहीं होगा पीसीओडी। लेकिन यदि वो व्यभिचार में जाग रही है, आप समझ पा रही हैं, व्यभिचार युक्त होकर यदि वो जाग रही है, तो वो प्रभावित हो जाएगी, गारंटेड प्रभावित हो जाएगी। व्यभिचार बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट हार्मोन्स। आप बहुत सारे लिप्ट लोगों को व्यभिचार का मतलब नहीं पता होगा, आप बता दीजिए। व्यभिचार का मतलब होता है नेगेटिव थॉट्स, ऐसे थॉट्स जहाँ पे महिलाओं को पुरुषों के प्रति प्रत्याकर्षण या आकर्षण की अतिशय मात्रा हो जाती है। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट थे, मैं नाम नहीं लेता हूँ, जनरली एक एयरफोर्स के क्लाइंट हमारे नोएडा के ही थे। उनकी एक बिटिया थी, उनको पीसीओडी था, और जब मैं उनसे 1-on-1 होकर और उनसे मैंने बातचीत करी, विषय वृत्ति को जानने की कोशिश की, तो उनकी विचार श्रृंखला में ऐसी मतलब अप्रत्याशित विचार था उनका। मैं पहली बार वो विचार सुना था 2014 में, और मैं ये कारण अपने थीसिस में भी लिखा था कि पीसीओडी होने का कारण एक ये भी हो सकता है। व्यक्ति क्या करता है, सोचना शुरू करता है किसी भी विषय में और अकल्पनीय बातें सोचने लग जाता है। मतलब एक होता है कि सीमा में रह के किसी चीज़ को सोचना, हम उम्रों के प्रति सोचना, एक होता है कि बियॉन्ड द एज चले जाना और उस प्रेम को स्वीकार करने के लिए अपने मन में व्यभिचार को क्रिएट कर लेना। ये भी पीसीओडी का बहुत बड़ा कारक होता है। पीसीओडी का बहुत बड़ा कारक होता है मोबाइल फ़ोन, पीसीओडी का बहुत बड़ा कारक होता है स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, अवसाद, इंसोम्निया, ये सब पीसीओडी का कारक है। मतलब उसके हेल्पिंग एलिमेंट्स हैं। आग जल रही है और समझ उसमें ये थोड़ा सा आग को और आगे बढ़ा देने वाली बात है। और एक आजकल मेरी एक और क्लाइंट थी बेचारी, वो बहुत उन्होंने कोशिश की कंसीव करने की, नहीं कर पाई वो। एंड ऑफ द डे वो फेलियर रही। 40-42 साल तक उन्होंने कोशिश किया। क्या था, मेरे को सफल होना है,
सबसे पहले आई वांट सक्सेस। हो क्या रहा है कि आजकल 15, 16, 17, 18 साल में लड़कियां जीवन के बहुत बड़े हिस्से को जी लेती हैं और अल्ट्रा फास्ट अपने जीवन को जी रही हैं। आप एक बात समझिए, पायल गिदवानी तिवारी जो करीना कपूर की ट्रेनर रही हैं, योग ट्रेनर, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जीवन को जीवन के तरीके से जिए जिए कीजिए ना। आप लोग एक्सप्रेस पे क्यों बैठे हुए हैं? 30 साल की उम्र है और जी रहे हो 40 साल की लाइफ। मतलब आप अपने आप को सोच रहे हो मैं बहुत बड़ा हो गया। आप मतलब एक हाथ कोई खींच के 40 में खींचे हुए है और दूसरा हाथ 30 में, तो आप क्या होगा, बीच से दो हिस्सों में नहीं निकल जाओगे क्या? हुँ। आपको अपने लाइफ को बैलेंस करना होगा। आप हमेशा जैसे 30 के हैं तो बचपना है तो बचपने को जिंदा रखिए, युवावस्था आ रही है तो युवावस्था को जीवित रखिए। सबको चकते चकाते आपको लगता है कि अरे नहीं आए तो सब नीरस है, मैंने सब करके देख लिया। नहीं करके देखा भाई, कहाँ करके देख लिया? और कितना आप उतना ही सोच सकते हैं जितना आप देखा है आपने, आपकी इंद्रियों ने जाना है। जैसे मैं आपसे किसी भी विषय की बात करूं, जैसे एग्जाम्पल मैं हमेशा ये देता हूं कि आप भारत जानती हैं तो भारत सोच सकती हैं, आप सियरा लियोन नहीं सोच सकती हैं मैडम। सियरा लियोन भी एक देश है, नहीं सोच सकती हैं आप उसके बारे में। ये जान सकते हैं कि हाँ ये कुछ है। ऐसे ही जीवन है, आप 30 साल की हैं तो 30 को जान सकती हैं, 32 को नहीं करेक्ट। जान सकती हैं आप। हाँ लेकिन ये है कि आपने ये सोच लिया, दिमाग में ये बात बिठा ली कि नहीं नहीं ये तो मैंने देख लिया है, ये जीवन इस जीवन में कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। आपको ये समझना होगा कि आपका जीवन, तो लड़कियां क्या है 15, 16, 17, 18, 19, 20 में अपना सारा जीवन जी ले रही है। 21 आते आते उनके पास अनुभवों का अंबार हो जा रहा है और उन्हें लगता है कि ये ही जीवन है। और उसके बाद वो अपने 20 साल की उम्र में 21वें में नहीं 40वें में प्रवेश करती हैं। समझ पा रही हैं आप? 20 के हुँ। बाद वो 21 साल की उम्र लड़की नहीं होती, वो होती है सीधे 40 साल की। तो शरीर 40 की तरह एक्ट करती है, इसमें बुराई क्या है? जिम्मेदार कौन है भाई इसमें? तो आप स्वयं जिम्मेदार हैं। हाँ ये होता, आपका बचपना रहता, आप अपने आप को युवाओं की तरीके से जी रही होती, हर वो डिस्क्रिप्शन फॉलो करती जिस डिस्क्रिप्शन को समाज ने मापदंड को तय किया है। आप देखिए कैसे नहीं जीवित रहती, और फिर आपको पीसीओडी हो जाए तो मुझे बताइए। कभी नहीं, संभावित नहीं, किसी भी कन्या को नहीं हो सकता। हाँ इसके लिए चलिए अब हो जाए तो कैसे कर सकते हैं, हुँ। वो इलाज हुँ, हमारे हुँ, पास है हुँ। कि हम आपको सबसे पहले तो एक जो बात मैं हमेशा कहता हूँ वो है लाइफ स्टाइल को कंट्रोल कीजिए। लाइफ स्टाइल को कंट्रोल करने का ये मतलब नहीं है कि आप क्या खाते हैं क्या पीते हैं, नहीं, ये तो है ही है। लाइफ स्टाइल को कंट्रोल करने का सबसे मौलिक जो गुण है वो ये है कि जीवन को समझिए, डिस्क्राइब कीजिए जीवन को। आपके हिसाब से जीवन क्या है आपको डिस्क्राइब करना होगा। आपको सोचना होगा कि मैं ये हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य ये है, मुझे ये चीज़ें देखने में करने में ये एक्साइटमेंट होती है, ये आनंद आता है। इस आनंद को कितने समय के लिए मेरी इंद्रियां आनंदित रहती हैं, कितने समय के लिए, जैसे कोई चीज़ मैं खाती हूँ तो मेरी जिह्वा कितने समय के लिए आनंदित रहती है? 1 सेकंड के लिए। मैं हुँ। इतना खा लेती हूँ 10 सेकंड के 10 मिनट के लिए मैं आनंदित रह सकती हूँ, लेकिन आगे पूरे 8 घंटे के लिए मैं अआनंदित हो जाती हूँ। तो आप रेशियो निकाल के देखिए, जैसे मूवी देखते हैं आप, एक मूवी को आप 3 घंटे देखते हैं और 6 घंटे तक उसके बारे में सोचते हैं, यानी रेशियो अच्छा है, अच्छा रेशियो, आनंद का रेशियो है, आपको आनंदित हो रहा है, आह्लादित हो रही है। जैसे अभी एक फ़िल्म आई है धुरंधर, उसका एक गाना बड़ा पॉपुलर हुआ पड़ा है, अक्षय खन्ना जी का गाना बड़ा पॉपुलर हुआ पड़ा है। तो मूवी में वो सीन कितने देर का? 10 सेकंड का। आनंद का कारक कितने का? कई घंटों का। तो आनंद ज़्यादा है ना, वो बड़ा है, तो फिर आप उसको ज़िंदा रखिए। लेकिन यदि आपने कोई चीज़, जैसे फ्राइड राइस आपने खा लिया और वो खाया और उसका आनंद आपको मिला 5 सेकंड का, और उसके चक्कर में परेशान रहे रात भर आप, ठीक है? अगले दिन तक परेशान रहे, तो मत लीजिए ऐसा आनंद। तो आप हुँ। क्रेडिबिलिटी को चेक कीजिए, आपके आनंद की क्रेडिबिलिटी क्या है? आप एक बार क्रेडिबिलिटी को समझ जाएँगे, उसके बाद फिर आप अगले स्तर पे जाइए। फिर आप जीवन के बाद अपने खान-पीन को चेक कीजिए कि आपकी आवश्यकताएँ क्या-क्या हैं। आवश्यकताओं में प्रोटीन जस्टिफ़ाई कीजिए, आवश्यकताओं में आप जस्टिफ़ाई कीजिए कार्बोहाइड्रेट को, आप अपने मिनरल्स को जस्टिफ़ाई कीजिए, और ये देखिए कोई भी चीज़ जो आप खा रहे हैं वो क्यों चले, मतलब आपके शरीर में क्यों जा रहा है। आप जब उसे जस्टिफ़ाई करेंगे फिर ऐसे ही आप अपने विचारों को जस्टिफ़ाई कीजिए। टॉक्सिक लोगों से दूरी भी बहुत ज़रूरी है। याद रखिए आपका पानी भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपका आपका खान-पीन बहुत ज़रूरी है, आपकी सोच बहुत ज़रूरी है, और तनाव से तो आप दुनिया का 1% हिस्सा नहीं बदल सकते। तो आपको ये भी समझना होगा कि तनाव, डिप्रेशन, ये इन सारी चीज़ों से भी आपको बाहर आना होगा, और जितनी जल्दी चले आइए उतना बेहतर है। याद रखिए महिलाओं को वरदान है तनाव से बाहर आने का, लेकिन महिलाएं ही आजकल सबसे ज़्यादा तनाव में है।
मतलब वरदान है लिटरली, आपको मैं दोनों तरीके से सिद्ध कर सकता हूँ। एक महिला आध्यात्मिक तौर से भी अपने आप को बहुत जल्दी सबल बना लेती है, और एक महिला अपने आप को वैज्ञानिक रूप से भी सबसे तेज सबल बना लेती है। कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जैसे वैसोप्रेसिन हो गया, जैसे ऑक्सीटोसिन हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, ये सब हार्मोन्स महिलाओं के लिए प्रबल स्त्रीत्व का गुण पैदा करते हैं। एक ओके। एक महिला जो है वो बहुत तीव्रता के साथ में अपने आप को काउंटर कर सकती है, अपने अपने पीड़ा, अपने कष्ट, अपने परेशानी, अपने अपने दुख, अपने दौर्मनस से, अपने अपने व्याधि से। लेकिन पुरुष के बस की बात नहीं है, पुरुष को झेलना पड़ता है। ये बात रहा अनुसुईया के सामने, अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा होनी थी। तीनों देव पहुंचे और बोले कि माता मुझे स्तनपान करना है आपका। ये सुन के अनुसुईया मुस्कुराई, बोली कोई बात नहीं, ठीक है कर लो, क्या दिक्कत है। उन्होंने जल लिया और तीनों देवताओं के ऊपर डाला, और तीनों लोग बच्चे हो गए, छोटे छोटे से 2-2 महीने के बालक हो गए, और स्तनपान कराया, और उसके बाद उनको अपने यहाँ पालने में खिलाने में डाल दिया। उनके पतिदेव आए, पतिदेव ने पूछा क्या है ये। पतिदेव देखे पहचान गए, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों खेल रहे हैं। तो उन्होंने पूछा अनुसुईया तुमने ये क्या कर दिया। बोले मुझे नहीं पता, ये तो आए थे, बोला व्यभिचार वाली बातें कर रहे थे, बोले स्तनपान करना है। तो मैंने कहा ठीक है कर लो, अब साधु के वेश में आए हो, तुम्हें जो चाहिए वो तो मैं देती हूँ महाराज। तो मैंने इनको बालक बना दिया, अब ये बालक बन के स्तनपान कर रहे थे। तो सोचिए, एक स्त्री अपने सामने खड़े हुए कितने बड़े विषय को कितने सौम्यता के साथ में टैकल कर गई। स्त्रियों की कहानी ऐसी रही है मैडम। अगर मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, वैसे तो एक शास्त्र बात बड़ी शानदार कहता है, कहिए तो बताओ, बड़ी अच्छी अरे बात है। बिल्कुल बताइए। बात ये है, यदि एक महिला हर वो बात जो वो अपने दिमाग में, अपने मन में रखी है, अगर वो इस समाज के सामने खोल दे, तो ये जो मुंह उठा के चलता हुआ पुरुष वर्ग है ना, उस सारे पुरुष की गर्दन खुद ही झुक जाएगी बाय डिफॉल्ट। ये गुण है स्त्रियों का, अपने अंदर बातों को छुपा के रख पाने का, लेकिन तभी तक जब तक वो आपको प्रभावित ना करे। यदि आपको प्रभावित करता है तो लानत है ऐसी बात पे, और लानत है किसी की इज्जत पे। अपने आप को पहले सुरक्षित कीजिए, क्योंकि आपन भला भला जग माही। अपने भलाई में ही पूरे विश्व का कल्याण है, यही शास्त्र कहता है। एक बार अपना कल्याण कर लीजिए, फिर तो जगत बनता रहेगा। ब्रह्म वैसे भी सत्य है, जगत मिथ्या कही जाती। तो ब्रह्म की सत्यता को जानिए, अपने गुणों को, अपने अस्तित्व को पहचानिए। स्त्रीत्व का पीसीओडी कोई रोग किसी जमाने में होता ही नहीं था। और अभी क्या है कि नहीं, अब एक स्त्री पहले बाबाओं के पास जाती थी, तो फिर उसको बालक हो जाया करता था। वो बाबा क्या करते थे बेचारे, वो सिर्फ जीवन जीने की कला ही तो समझाते थे कि भाई एक काम करो, आश्रम में रहो, आश्रम का खाना खाओ, जीवन को संयमित कर लो, ईश्वर में मन लगा दो। आप देखिए थोड़े समय के उपरांत जीवन स्वतः ठीक हो जाता है, और शरीर से बेहतर हॉस्पिटल दुनिया में कहीं नहीं है। शरीर खुद ही अपने आप में बहुत तेज अपने आप को हील कर लेती है। कोई भी स्त्री ये कह दे कि अगर वो 6 महीने अपने आप को ठीक रख जाए, अपने आप को संयमित कर जाए, और पीसीओडी ठीक ना हो, तो मुझसे मिलाइएगा। सिर्फ संयम से, आसन वगैरह तो बहुत बात की बात है, मतलब सिर्फ संयम पर्याप्त है। सुबह उठ के टहले, हरी घास पे टहले, कोशिश करे कि हरी सब्जियां खाए, कोशिश करे कि व्यभिचार युक्त जीवन ना जिए, तनाव, डिप्रेशन, अवसाद, इंसोम्निया से दूर हटे, पढ़ाई लिखाई को जितना भी हो सके काम भर का, जितने पास हो जाना भी इनफ है। समझ रहे हैं आप, 95% लेके आके क्या ही करना है, सर्टिफिकेट चिपका रहेगा आपके घर के अंदर। हमारे यहाँ है पिछले 4-5 पीढ़ियों का सर्टिफिकेट, सब मर गए, सर्टिफिकेट अभी भी वैसा रखा हुआ है, क्या करेंगे उस सर्टिफिकेट्स का, है ना। लेकिन उनके कष्ट और परेशानियों को कौन जानता होगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप जीवन को जीवन के तरीके से जिंदा रखिए। एक्सेलेंस के चक्कर में आप अपने आप को प्रभावित ना कीजिए, बस ये है। और आज की महिला एक्सेलेंस, मतलब सब चीज़ बहुत शानदार चाहिए। मैं, एक हमारी क्लाइंट है ऐसे, ये शायद नोएडा में उसका है। रीज़न भी ये है ना कि कहीं न कहीं महिलाओं को बहुत टाइम से दबाया गया है, और अब जब उन्हें वो मौका मिला है बाहर आने का या लोगों को दिखाने का कि हाँ, महिलाएँ भी बहुत कुछ कर सकती हैं, वो एक्सीलेंस क्यों ना करें? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, महिलाओं को ऐसा लगता है कि महिलाओं को दबाया गया है। मैं लिटरली हाँ। आपको बताता हूँ, शास्त्रों के साथ बताता हूँ प्रामाणिकता, किस काल में दबाया गया है और किस काल में पुरुष को नहीं दबाया गया। हर वो काल रहा है जिस समय गार्गी, घोषा, अपाला, मैत्री, अनुसुईया, ये नाम कहाँ से आते शास्त्रों में। मैं वेद के 5 ऋषियों का नाम बताता हूँ, आप उनका नाम, जमदग्नि का नाम आपने सुना क्या? जैमिनी का नाम आपने सुना क्या? बद्रायण का नाम आपने सुना? नहीं सुना। लेकिन गार्गी, घोषा, अपाला, मैत्री, इन सब का तो नाम खूब सुना होगा मैत्री आपने। का तो हाँ, सुना तो है। तो अब आप कल्पना करके देखिए कि ये स्त्रियां कैसे हैं, इनका नाम कैसे है। उसी जमाने के बद्रायण, वो उनका नाम नहीं जानती, जैमिनी का नाम नहीं जानती आप, लेकिन बाकियों का नाम जानती
जानती हैं। ऐसा नहीं था, स्त्रियाँ खूब आगे थीं, लेकिन ऐसा भी था कि कछुए के ऊपर शल्क जो बहुत ज़रूरी है, उसके संरक्षा का कारक है, वो शल्क कछुए को भारी लगने लगता है। सिर्फ़ ये बात, और कोई बात नहीं। फिर बाद में ये एक सिद्धांत बना, पुरुष प्रधान सिद्धांत बना, लोगों को लगा कि नहीं पुरुषत्व तो मायने रखता है। फिर धीरे-धीरे इस्लामिस्ट आइडियोलॉजीज़ आईं, इस्लामिस्ट आइडियोलॉजीज़ ने महिलाओं को काउंटर रखा और उसके बाद पूरे विश्व में एक व्यभिचार फैला। महिलाओं को लगने लगा कि मेरी स्वतंत्रता ही मेरा नैतिक गुण है, और फिर कालांतर में वो चीज़ें उन्हें उन्हें परेशान करने लगी। नहीं, तो ये समाज ऐसा था, दिन में शादियाँ करता, और ऐसा नहीं होता कि स्त्री निकल के और पिता के घर जाती, दूसरे लड़के के पिता के घर जाती, ऐसा नहीं होता था। लड़की जाती थी लेकिन पति के साथ जाती थी, पति भी निकलता था अपने घर से। कालांतर में ये थियरी चेंज हुई, लड़के निठल्ले हो गए, नदारद हो गए, लड़की शादी तो करती, जाती लेकिन लड़के के पिता के घर में। ये थियरीज़ अभी भी वेस्ट में जाके देखिए, शादी होती है तो दोनों पति-पत्नी अलग, वो साथ में चले जाते हैं, उनकी माता-पिता अलग, उनके माता-पिता अलग। वो अलग बात है कि उनकी ज़िम्मेदारियाँ हों, वो उसको निभाएँ तो निभाएँ, और फिर धीरे-धीरे आज शादियाँ होती हैं। रात को शादियाँ क्यों होने लगी हैं? ये हमारे सिद्धांत में था क्या? कभी नहीं था। रात में शादियाँ इसलिए होने लगी क्योंकि जो इस्लामिस्ट आक्रांता आए, जो भी आते उनको शादी, दिन में शादी होती, स्त्रियाँ सजी रहती तो उनको उठा के लेके चले जाते। तो लोग सोचे कि छोड़ो, कौन लड़ाई करे, आराम से रात में शादी कर लीजिए, कोई देखेगा ही नहीं, रातों रात बारात वापस हो जाएगी, दूल्हा हो गया, शादी हो गई, काम खत्म, ये हो गया। तो थियरीज, अब ये टेक्निक लगा लगा के तो लोग जीवित हैं, सारा का सारा जीवन कैसे चल रहा है। मैं बता रहा हूँ कि लोग जीवन जीते 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 सिर्फ वो एक एक अपनी आइडियोलॉजीज को उन लोगों ने सेट कर रखा है कि मुझे यही प्राप्त करना है, फिर वो परेशानी का कारक बन जाता है लोगों के। हमें ये ओके। समझना होगा कि हम अपने जीवन को कैसे जिए, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। महिलाओं को तो खास करके याद रखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, महिला से ताकतवर शक्ति किसी के अंदर नहीं है। पूरे ब्रह्मांड के किसी जीव में, किसी भी जीव में उसके अंदर जो स्त्रीत्व है, पृथ्वी को भी हम माता बोलते हैं, है ना? प्रकृति भी हमारे लिए माता के समान है। हमारे यहाँ मातृ देवी की कल्पना रही है सिंधु घाटी सभ्यता से। कालांतर में लोगों ने इसे बड़ा प्रभावित कर दिया, नहीं तो स्त्रियाँ अमूल्य निधि हैं। और स्त्रियों का ये रोग जो पीसीओडी जिसको आजकल लोगों ने नाम दे रखा है, ये मेडिकल साइंस, इसको ना, उस मेडिकल के पास कोई दवा ही नहीं है। आसन प्राणायाम तो उसको ठीक कर ही देगा। हुँ, हाँ, लेकिन आसन में अब जब चलिए 2-4 आसन भी बता देता हूँ। हुँ, लोगों को जो घी चाहिए होता है, तो ज्ञान की बातें तो उनके समझ में कम ही आती हैं। आसन करना है तो बटरफ्लाई वाले आसन, पेल्विक स्ट्रेच, यहाँ पे एक नस जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट नस है, जांघों के पास से, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फेमोरलॉसिस वेन बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वेन है। अगर आप बटरफ्लाई वाले आसन, पेल्विक स्ट्रेच का कोई भी आसन करते हैं, जैसे आप वीरभद्र आसन ले लीजिए, है ना? जैसे आप राज कपोत आसन ले लीजिए, आप सब गूगल से सर्च कर लीजिएगा हुँ, या एडिट करके यहाँ पे फ़ोटोज़ लगा दीजिएगा आप लोग, तो राज कपोत आसन हो गया। इस तरीके के आसन जो स्ट्रेचिंग्स क्रिएट कर देते हैं ना, वो आपको बड़ा लाभ दे जाता है। लिहाजा आप उसके थ्रू भी जा सकती हैं। दूसरा तरीका है प्राणायाम का। हीट आपके शरीर में जनरेट हुई पड़ी है, सिस्ट जनरेट हो रहा है, तो शरीर को शीतल करने वाला चंद्रवेदी, शीतली, शीतकारी, ये सब प्राणायाम आपके लिए बड़ा लाभदायक है। कोशिश कीजिए कि शरीर एक्टिव रहे। आपका मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके शरीर के पीसीओडी को ठीक करने के लिए। याद रखिए, गरिष्ठ भोजन, जो भी हार्ड भोजन है, मसाला अननेसेसरी का पैकेट वाला मसाला मत लाओ भाई। आप अपने घर में जाओ और जो भी सूखा मसाला, जो है ये खड़ा मसाला होता है, लाओ और घर में उसको बना के खाओ, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। जीवन शैली में अपने आहार को कंट्रोल कीजिए। कोई भी फास्ट फूड मत खाइए आप। जैसे चाउमीन भारत में बनाते हैं, मैं तो चाइना कई बार गया, आप कल्पना करके देखेंगे कि तो दंग रह जाएंगे कि चाइनीज़ भारत वाले, मतलब भारत का फास्ट फूड अलग अलग तरीके का बनता है। मैक्रोनी भी अलग तरीके से बनाती है। क्या करते हैं, पहले तेल डाल के उसमें 15 मिनट उसको भूंजते हैं सब, उसको वो जो नूडल्स होता है, चाइना में नहीं बनता है ऐसे। चाउमीन वगैरह जो है, वो क्या हुआ, पानी में उबाल के वो पानी दे देते हैं, सूखी हुई नूडल्स होती है, आप उसको डालो बस उसको खाओ। वियतनाम हुँ, में ऐसा नहीं होता। बहुत मतलब अल्ट्रा सिंपल खाना होता है उनका। हमारे यहाँ वाले पहले ये तेल, उसके बाद उसमें नमक, फिर उसमें काले कलर का वो सिरका डाल के उसको 15 मिनट लगा के, जब तक वो चटकार ना हो तब तो लोगों के मन में, मतलब ये क्या चाउमीन बनाई है, ऐसा हो जाता है। मैक्रोनीज को देख लीजिए, मतलब इटालियन फूड्स को यहाँ बेचा जाता है, फ्रेंच फूड्स को बेचा जाता है, और उसको भारतीय टेस्ट बना के बेच देते हैं सब। ऐसा नहीं होता विदेशों का खाना जैसे ये लोग यहाँ पे खाते हैं भारत वाले। तो पहले तो आप लोगों की फास्ट फूड खाना, मतलब बहुत तेजी वाला खाना खाना बंद कीजिए। कोशिश कीजिए, व्रत जरूर करें, हर स्त्री को चाहिए। स्त्रियों के शरीर में हार्मोन्स बहुत तेजी से परिवर्तित होता है। इमोशनल हार्मोन्स जब भी आए, रोने का जब भी मन करे तो जी भर के रोइए।
ये याद रखिए। अगर आप अपने आँसुओं को छुपाते हैं, तो आप ये याद रखिएगा परेशानी का कारक बनेगा। हार्मोन्स आपका तुरंत डिसबैलेंस होएगा ही होएगा। हमारे हर इमोशंस के हाँ, साथ हर हमारा इमोशंस के साथ में, जो हाँ, इमोशंस आपका प्रभावी हो रहा हो, उसे ज़रूर ज़ाहिर करें, नहीं तो आप परेशान हो जाएँ। क्यों? और स्त्रियों के लिए ख़ास करके ये बात है, क्योंकि उनके अंदर हार्मोन्स की संख्या आवश्यकता से थोड़ी तीव्र और थोड़ी ज़्यादा भी होती है। ये कैलकुलेटिव है, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे अंदर वैसोप्रेसिन, हमारे अंदर ल्यूटिनाजिंग, हमारे अंदर थायरॉक्सिन, ट्राइआइडोथायरोनिन, और ये सब ये हमारा कैलकुलेटिव है। महिलाओं के साथ में थोड़ा डिफ़र है, अलग है। क्योंकि हमारे महिलाओं की दाढ़ी तो निकलती नहीं है, तो हमारी तो दाढ़ी निकल के हार्मोन यूटिलाइज़ हो गया, आपका कहाँ यूटिलाइज़ होगा? तो वो किसी अन्य माध्यम से यूटिलाइज़ हो जाता है। यही सारी हुँ, टेक्नीक है, हुँ, हालाँकि तो कहने की बात है। हुँ, बहरहाल, तो एक तो ये हो गया, प्राणायाम मैंने आपको बता दिया, डाइट आपको बता दी, मुद्राओं का अध्ययन आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। मुद्रा बहुत इम्पोर्टेंट है, किस प्रकार की मुद्रा हो। देखिए, एक होती है लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा को समझना चाहिए। ये लिंग हुँ। मुद्रा जो है, ये आपको जब भी आवश्यकता पड़े, जब भी ऐसा लगे कि शरीर में व्याकुलता हो रही है, व्यग्रता तो हो ये रही मुझे है। तब करनी है मतलब पालती मार के बैठी हूँ नहीं, कहीं नहीं, पे जब आप तब? फ्री हों, जब भी आपको लग रहा हो कि बहुत मतलब असहज महसूस करें। देखिए, पीसीओडी में 2 तरीके का सिम्पटम आता है। एक तो पीरियड्स इर्रेगुलर होती है, वो होती है, हुँ, डेट्स जंप करती है, करती है। एक होता है जिसमें अतिशय मात्रा में पीरियड्स आना शुरू हो जाता है। मतलब डेट्स के दौरान 3-4 दिन की डेट्स है, उसके अलावा 5-5, 6-6 दिन तक पीरियड्स आ रहा है। हुँ। उसके अलावा क्लॉट्स भी शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। यानी कि शरीर धीरे-धीरे असहज हो जाती है, क कमज़ोर हो जाती है। उस समय आपको लिंग मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। इसमें कहीं सं पेन भी अपना हम लोग रिलीज़ कर सकते हाँ, हैं, हाँ, राइट? हाँ। लिंग मुद्रा अगर आप मतलब इसे अभ्यास करते-करते 5 से 10 मिनट अगर आप इसका अभ्यास करना शुरू कर देती हैं, तो ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल हो जाएगी। इसके अलावा शंख मुद्रा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक होती है योनि मुद्रा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी मुद्रा, ये शंख मुद्रा, ये सारी मुद्राएँ बहुत आवश्यक हैं। ये मैं एक क मतलब कोई भी कभी भी कर सकता है जब वो स्त्रियाँ कर सकती टेबल हैं, पे बैठी स्त्रियों के हाँ, लिए मतलब एपिसोडी। हाँ, और जब भी फ्री हों, कोशिश करें, अगर सुबह ध्यान करती हों, तो ऐसे पृथ्वी के मूल में लगाएँ। ये भी बहुत लाभकारी है आपके जल तत्व को कंट्रोल करने का। देखिए, पीरियड्स के दौरान रक्त का प्रवाह, जल तत्व इम्पैक्ट में, आप इसको मूल में लगाइए और मूल में लगा के ऐसे बैठ जाइए। ऐसे, ये जो उँगली है, कितनी रिंग देर? फिंगर है, हुँ। रिंग फिंगर को लगाएँ। 5 मिनट मुद्राओं का अभ्यास पर्याप्त है। प्राण ऊर्जा, नाड़ियों के संवहन के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल मैं प्ले करता जैसे है। ऑफ़िस में बैठी है कोई हाँ, भी, तो खाली फिर है हम तो आप लोग बैठे बैठ रहिए। के कर जैसे सकते हैं। गाड़ी में आप बैठ के जा रहे हैं, तो आप क्या कीजिए कि इसको ऐसे पहन लीजिए, ऐसे बैठे रहिए, अपनी मुद्रा ऐसे लगा लीजिए, पृथ्वी मुद्रा लगा लीजिए और शांति से बैठे रहिए। मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँ कि योनि मुद्रा लगा के मैं बैठा रहूँ। बस ये है, कोशिश होगी लिंग मुद्रा, शंख मुद्रा, जो भी मुद्रा मुझे आ रही हो, वो मैं लगा के बैठा रहूँ। ये 4-5 मुद्राएँ बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए। और जीवन को संतुलित रखिए, सब चीज़ आनंद में बीत जाएगा। ये। ओके, अमेज़िंग। बहुत डीपली भी चीज़ें बताई है, बहुत सार में भी चीज़ों को समझाया है, बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ठीक है, अभी हम लोग जैसे स्ट्रेस एंग्ज़ायटी की हम लोग बात कर रहे थे, जैसे हुँ, आपने कहा कि भाई स्ट्रेस लेंगे तो फिर आपको ये क्या स्ट्रेस एंग्ज़ायटी डिप्रेशन के लिए भी जैसे कोई कोई भी है, अब तो ये मैं सबकी बात करूँगी, लड़का हो या लड़की हो, कोई राइट, भी हो किसी भी वर्ग के हों, राइट। बहुत सबको है, हुँ, छोटे से बच्चे को भी है, हर किसी हुँ। को भी है। क्या मुद्राएँ वो कर सकता है कि तुरंत का तुरंत हमारी एंग्ज़ायटी, हमारा डिप्रेशन काम हो जाए? देखिए, सबसे पहले मुद्रा से भी तेज़ जो चीज़ काम करेगी, वो है डाइट। कुछ चीज़ें हाँ, देखिए, डाइट हमेशा तो याद हर रखिए, चीज़ हम में लोग है। अल्टरनेटिव थेरेपी वाले व्यक्ति हैं। हमें तो ये पता है कि किस समय में कौन से रोगी को कैसे मारा जाए तो ठीक हो जाएगा, हुँ। है ना? तो अगर आपको एंग्ज़ायटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है बहुत तेज़, सर में दर्द होना शुरू हो जाए, बहुत तीव्रता के साथ में माइग्रेन हो रहा, लहसुन बड़ा शानदार कार्य करता है। एंटीऑक्सीडेंट का गुण उसके अंदर होता है। एंटीऑक्सीडेंट के गुण को अगर आप अपने शरीर में रखते हैं, तो स्ट्रेस कभी होएगा ही नहीं। आपको इस बात का स्ट्रेस होगा कि आपको स्ट्रेस नहीं है। ठीक है ना? इस बात का स्ट्रेस हो जाएगा कि अरे यार, मतलब मेरा सब कुछ लुट गया, फिर भी स्ट्रेस नहीं हो रहा है मेरे को। इस बात का स्ट्रेस होगा। लहसुन ऐसी चीज़ है। कोशिश करें कि लहसुन आपके डाइट में हो। कोई और नहीं खाता है फिर? लहसुन नहीं खाता तो ओमेगा ओमेगा 6 लेके आए। ओमेगा 6 के लिए ओके। फ्लैक्स सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी का बीज बड़ा महत्वपूर्ण है। स्फेरुलिना एक प्रोटीन होता है समुद्री शैवाल का, वो लोगों को यूज़ करना चाहिए। आजकल पैकेट्स में मिल जाता है, उसे ज़रूर लें। मोरिंगा के विषय में लोग आपसे बात ही नहीं करते होंगे। मोरिंगा बहुत शानदार चीज़ है। मोरिंगा जो व्यक्ति अपने आहार में लेता है, उस व्यक्ति को तनाव होने की संभावना तकरीबन 50% से ज़्यादा समाप्त हो जाती है। रिसर्च है ये। मोरिंगा समझती हैं आप? जिसको सैजन बोला जाता है। सैजन लोग पूरब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के साइड में तो सैजन बोलते हैं। एक बड़ा-सा पेड़ होता है, जो एक वो होता है ना, ब पतला-पतला सा, वो खाने का, आप शायद जानती होंगी मोरिंगा के अ, विषय में? मूँगा, नहीं, 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 सब्ज़ी होती है, उसकी सब्ज़ी बनती है सब्ज़ी। बाकायदा, हाँ। और वो बोड़ो जानती हैं, बोड़ो? बोड़ो भी अरे! नहीं जानती? अरे ये सब सब्ज़ियाँ हैं भई। ठीक है, मैं सर्च कर हाँ, हाँ, लूँगी। हाँ, हाँ। तो हाँ?
हाँ, ड्रमस्टिक्स जो ड्रमस्टिक, ड्रमस्टिक्स की अच्छा। फैमिली ड्रमस्टिक्स की फैमिली का है, ओके, मोरिंगा उसे बोलते हैं और उसकी पत्तियाँ बहुत लाभकारी वो होती तो हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ड्रमस्टिक। आपके लेकिन वो उसके अंदर गुण बहुत शानदार होता है। कोई व्यक्ति जैसे पानी है, पानी में अगर जामुन की पत्तियाँ डाल दे या जामुन की लकड़ी को डाल के रखे, वो भी आपके स्ट्रेस को हुँ, घटाने का बहुत बड़ा कारक हुँ। बनता है। याद रखिए, पैनक्रियाज़ को ठीक रखिए, गॉल ब्लैडर को ठीक रखिए, लिवर को ठीक रखिए, पेट को ठीक रखिए, आपको स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन नहीं होने की संभावना तकरीबन 80% घट जाएँगी। 80% आप कंट्रोल कर जाएँगे। और फिर हमने प्रत्याहार की बात शुरुआत में की ही थी। इंद्रियों का कंट्रोल आपके डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी को घटाने का सबसे बड़ा कारक है। मनुष्य के कष्ट का सबसे बड़ा कारण उसकी अपेक्षाएँ हैं देवी जी, याद रखिए। अगर मनुष्य अपने कष्ट को कंट्रोल करना चाहता है तो एक कोई भी चीज़ एक्सपेक्टेशन है ना, उसे समाप्त कर दे, अपेक्षाएँ समाप्त कर दे। नहीं कर पाता है, मैं जानता हूँ बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन उसे ये सीखना होगा, दिमाग में हर पल ये चलता रहे कि नहीं करना है, नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। धीरे-धीरे उसका डिप्रेशन ऐसे भी कंट्रोल कर जाएगा। आहार वगैरह में अगेन वही गरिष्ठ भोजन नहीं लेना है, सुपाच्य भोजन लीजिए, कोशिश कीजिए 1 सप्ताह में जिसको डिप्रेशन होता है, याद रखें, हुँ, 1 सप्ताह में 1 बार जलो उपवास करना सीख जाए, रसो उपवास करना सीख जाए, कठो उपवास तक वो पहुँच जाए। क्या है क्या ये? है ये? जलो उपवास में सिर्फ़ जल पीना है 12 घंटा, रसो ओके, उपवास में 2 प्रकार का रस सुबह और शाम पीना है 12 घंटे में, कठो उपवास में अब से मेरा मन कर रहा है व्रत रहने का, अब से मैं अनिश्चित काल के लिए कुछ नहीं खाऊँगा, कुछ नहीं पीऊँगा। अगर बहुत भूख लगी तो मैं कुछ पीऊँगा। आप देखिए थोड़े समय में उसको चिड़चिड़ाहट होगी, भूख लगेगी तो चिड़चिड़ाहट होगी, लेकिन यही चिड़चिड़ाहट उसके सफाई का मार्ग भी है। जैसे नाले को साफ करना हो, तो नाला अगर शांति से बह रहा हो तब तो बदबू नहीं आएगी, लेकिन अगर आप उसे साफ करने लगेंगे ना तो पूरा एरिया बदबूदार हो जाएगा। हुँ, लेकिन साफ भी वो इसी तरीके से होगा। एंग्ज़ायटी होने लग जाएगी तो चिड़चिड़ाहट होगी भूख के कारण से, लेकिन एक समय के बाद से वही आपको ठीक कर जाएगा। पेट में हर व्यक्ति के अंदर 5 किलो से ज़्यादा मल एक समय में 4 किलो 5 किलो मल हमेशा शरीर में रहता है और जब शरीर में मल है तो मल से निकलने वाली जो बदबू है वो भी तो दिमाग में जा रही होगी, वो भी आपको बहुत इरिटेट करता है। इसलिए कोशिश करें कि अपना गट हेल्थ बहुत ठीक रखें, पेट को ठीक रखें, इंटेस्टाइन्स को ठीक रखें। अननेसेसरी की चीज़ें ना खाएँ, ना इसके अंदर जाके चिपका हुआ पदार्थ इसको छोड़ दीजिए। कोशिश कीजिए कि पानी पीने की जो मात्रा है वो आप ज़रूर बढ़ा दीजिए। पानी भी अगर आप ढंग से पीते हैं, लोगों को पानी का विज्ञान नहीं पता कि पानी कितना पीना है, कैसे पीना है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो बहुत सिंपल है, पानी को चार्ज करके पीना सीख लीजिए। हुँ, कैसे चार्ज करते हैं? एक तो पैकेट वाला प्लास्टिक की बोतल में पानी मत पीजिए आप, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज बहुत तेज़ होता है। आप अपने यहाँ जो भी पानी है, उस पानी को कोशिश करें कि सूरज की किरण में रख दीजिए। सूरज की किरण पारदर्शी बोतलों में यदि पड़ती है, तो वो बहुत उसको तुरंत चार्ज कर देती है, ऊर्जा के स्तर पे चार्ज करती है। दूसरा तरीका है, यदि प्लास्टिक की बोतल है भी, इट्स ओके, तो उसको कलर में आप रखिए अपने पास। कभी ग्रीन, कभी ब्लू, कभी अच्छा, रेड मत रखिए। अगर आपके पास डिप्रेशन है, तो रेड कलर को मत चार्ज होने दीजिए। ब्लू एंड ग्रीन इज़ द बेस्ट वे, है ना? उसको चार्ज कीजिए, सूरज की किरण में रख दीजिए। सूर्य किरण चिकित्सा इस मामले में बहुत लाभकारी ये है। ब्लू और ग्रीन का क्या स साइंस है? सूरज की किरणों से निकलने वाली ब्लू रेज़ जो होती हैं, जो ग्रीन रेज़ होती हैं, जब उसे हम रिफ्लेक्ट करा देते हैं, तो हमारा पानी चार्ज हो जाता है, वही हमारे लिए लाभकारी हो जाता है। वो हमारे शरीर के लिए व्हाइट? बहुत है। देखिए, व्हाइट तो पूरा है ना, वो तो सम टोटल है। विबग्योर थ्योरी कहती है कि व्हाइट इज़ अ सम टोटल। सारे सातों रंगों का जो हुँ, काउंटर है, वो उसके तहत आ जाता है। एक्यूप्रेशर के तहत आपको डिप्रेशन ठीक करना है, तो ये वाला पॉइंट इधर देखिए, अंगूठे का यहाँ और यहाँ। राइट, इस हाँ, लेफ्ट हाँ, या कोई राइट। सा भी? नहीं, नहीं, कोई भी, अंगूठा कोई भी कोई हो, भी, ठीक आप है। उसको पकड़िए और उसको दबाइए। कोशिश करें हल्का, 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 हल्का इसे आप दबाते रहें। जब आप दबाते रहेंगे, तो इससे भी आपका डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, सर दर्द, ये सारी सारी चीज़ें ये काउंटर हो ये जाती ज़्यादा हैं। हाँ, इफ़ेक्टिव होंगे तो आप ये तुरंत काम करेगा। ओके, मैं आपको तुरंत वाली चीज़ें ही बता रहा हाँ, हूँ कि ये चीज़ें आप करके आप काम कर सकते हैं। इस पे आप एक काम और कर सकते हैं, व्हाइट पेपर टेप लगा दीजिए और उसमें सरसों का दाना वगैरह रख के लगा दीजिए। इसको बाँध के रखना सीख जाइए। अगर आप बाँध के रखना सीख जाते हैं, तो गारंटीड हफ्ते भर में आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन त्वरित गति से ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो ये स्ट्रेस डिप्रेशन तो आपके थॉट्स से है ना, ठीक है, अभी मुझे एकदम परेशानी हो रही है तो मैंने हुँ, ये सब चीज़ें कर ली है, हुँ। तो नहीं ये तो होती मुझे है, मुझे पता आगे चल भी गया। आ जाएगी। नहीं, आगे वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, स्ट्रेस हो क्यों रहा है? अच्छा, एक बात बताइए, शहर में ट्रैफ़िक जाम लग क्यों रहा है? रोड या तो ब्लॉक है, अननेसेसरी की गाड़ियाँ खड़ी हैं, या तो रोड बहुत छोटा है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। हुँ, यही तो है। हुँ, आपके अब इसको साइंटिफिक बताता हूँ, ब्लड वेसल्स
खून बहने की जो नलिकाएं हैं, आपकी कोशिकाएं यानी कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, उसमें एक एमसीवी होता है, एमसीवी का मीन कॉर्पसल वॉल्यूम। एक एक कोशिका का आकार बड़ा बड़ा है। फॉर एग्जांपल उसकी वाइट चौड़ाई, लंबाई ये सब बड़ी है। ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा ऑक्सीजन को वो इंटेक करना चाहता था, लेकिन उसकी कैपेसिटी के बराबर आपने भरा नहीं। यानी रोड पे 100 ट्रक चल तो रहे हैं, लेकिन एक ट्रक में सिर्फ 1 ग्लास पानी जा रहा है, जबकि जाना था 1000 ग्लास एक ट्रक में पानी। अब 1 ग्लास पानी एक ट्रक में आप भेज रही हैं, यानी आपके पास ब्लड तो है, लेकिन आपने पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं भेजा। ऑक्सीजन कैसे जाता है? खूब गहरी सांस लेके प्राणायाम करेंगे तो धीरे धीरे। अब रोड पतला है, एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे आप खाएंगे, यानी ब्लड वेसल्स जो है वो तुरंत चौड़ा हो जाएगा। जैसे ही ब्लड वेसल्स चौड़ा होगा तो वो आराम के साथ वो ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा, कंजेशन समाप्त, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया ये सब काउंटर हो जाएगा। स्ट्रेस कहते किसे हैं? किसी चीज़ को पकड़ के खींच देना ना टाइटली, यही तो है। वो क्यों खींचा पड़ा है? क्योंकि उस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, लोड बहुत ज़्यादा है, ब्लड वेसल्स के अंदर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा है, उसकी मात्रा अनैच्छिक गति से, तीव्रता से बदलती है, समाप्त होती है, निकलता है ब्लड कहीं से और जाके आगे गायब हो जाता है, आगे वाले को मिलता ही नहीं है। मतलब हमारे यहाँ से बोन मैरो से ब्लड निकला, निकलते 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 आया और हमारे हाथ से बाहर चला गया। अब यहाँ से चला गया, इसको तो चाहिए था ऑक्सीजन, तो अंगूठे को नहीं मिला, तो इसके अंदर वो झंझनाहट होनी शुरू हो जाएगी। वो धीरे धीरे शरीर को बताएगा कि नहीं नहीं झंझनाहट हो रही है, झंझनाहट हो रही है। फिर हमेशा याद रखिए, अगर किसी को स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इंसोम्निया है तो उसे ब्लड टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए, और उसमें हीमोग्लोबिन का टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीवी को आपको जानना होगा, ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स और एरिथ्रोसाइट्स को भी आपको कैलकुलेट कर लेना चाहिए। ये सारा पूरा सीबीसी और एलएफटी अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप ये देखेंगे और ये जान जाएंगे बहुत सारे तत्वों का जो क्रम है, या तो अतिशय ज़्यादा है या अतिशय कम है। ये कारण है। हाँ, ऐसे आप डिप्रेशन को टैकल कर सकते हैं, इजी टू टैकल। एक और कॉमन चीज़ है जो, क्योंकि मैं समझती हूँ, मैं क्या, ये तो साइंस भी कहता है कि हर बीमारी की जो जड़ है आपके पेट से निकलती है, राइट? अगर आपका पेट खराब है तो बहुत सारी बीमारियों से आप जकड़े जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, कॉन्स्टिपेशन के रीजंस क्या होते हैं? क्या क्या वो कारण होते हैं? कैसे वो सिम्टम्स होते हैं? ब्लॉटिंग कैसे होती है? उसका सोल्यूशन क्या है? और योगा में क्या क्या, जैसे आपने अभी ऑफ कैमरा मुझे बताया था आपने, मर्म बिंदु, राइट? क्या पॉइंट्स होते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, क्या आसन होता है कि जिससे हम लोग घर बैठे भी चीज़ों को समझ के कर सकते हैं इजीली? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये बताइए, आप कभी कुछ ऐसी चॉकलेट खाई है जो दांतों में चिपक जाती है? हाँ, ऐसा खाया आपने? अभी भी खाती हूँ। अच्छा, ये बताइए, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा बिस्किट वगैरह भी आता है क्या जो जिसको आप, जो आटे का ना हो, मैदा वगैरह का हो, और वो मुंह में चिपका रहता है, और फिर जीभ उसको जाके साफ करती है किनारे किनारे से, है ना? पेट में तो ऐसी कोई जीभ नहीं होगी, नहीं है ना? पेट में तो कोई जीभ है नहीं। हाँ। तो जो भी चीज़ गले के बाद उतरी, उसके चिपकने का ऑप्शन ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ? अगर वो यहाँ पे आपके ईसोफेगस में, आपके आहार नाल में, वही बिस्किट जो यहाँ से पार कर गया किसी तरीके से, जिह्वा ने उसे ढकेल भी दिया आपके एपिग्लॉटिस से होते हुए ईसोफेगस में पहुँचा, तो क्या वो नहीं चिपकेगा? क्या चिपकेगा? और चिपकेगा तो जो रस, जो पाचक एंजाइम निकलना चाहिए था, वो होता क्या, दीवाल है, जैसे ये पाइपलाइन है, और इधर से पाचक एंजाइम निकल के आता है बाहर, मेन स्ट्रीम में आता है, और इधर आके हमने बिस्किट को चिपका दिया। अब वो जो पाचक एंजाइम निकलना था वो प्रोड्यूस तो हुआ, लेकिन वो निकल नहीं पाया, क्योंकि बाहर आवरण लगा पड़ा है। आवरण लगा पड़ा है तो वो अंदर ही बेकार हो जाएगा, और वो जो बिस्किट है वो धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाएगा। तो क्या होएगा? जब कोई चीज़ सड़ती है तो उसमें से महक, बदबू निकलती है कि नहीं निकलती है? बस हो गया कॉन्स्टिपेशन। सिंपल है बड़ा कॉन्स्टिपेशन। आपका लिवर जो है वो कोशिश करता रह जाता है कि वो बहुत सारे जूसेस को रिलीज़ करे, आपका पैनक्रियाज कोशिश करता रह जाता है, आपके आपके अंदर जो भी पाचक एंजाइम्स हैं वो कोशिश करते तो रह इसका जाते हैं। रीजन बस यही लेकिन है कि यही अगर है आप आपका मैदा खा रहे हो, खान-पान। मैदा या फिर ऐसी या ऐसी चीज़ें जो चिपकती हैं, या ऐसी चीज़ें जो नहीं खानी चाहिए, जिसको आप जानते हैं कि नहीं खानी चाहिए, और फिर भी आप खा रहे हैं, वो अंदर जा रही हैं, चिपक रही है। अब जैसे मान लीजिए आपके पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, फॉर एग्जांपल आधा ग्लास, और आपने 1 लीटर पूरा कोल्ड ड्रिंक चिपका दिया अपने पेट को। अब वो जो कार्बोनेटेड वाटर है वो पेट के अंदर पहुंचा, लिहाजा हुआ क्या कि आपका पूरा का पूरा जो एब्डोमेन है, इतना सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इतना सा कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा ना। तो वो किसी चीज़ को पचाएगा कैसे?
वो आपके शरीर के तो किसी काम का नहीं रहा। फिर कालांतर में वो लिवर में पहुँचा, लिवर को भी डैमेज किया। अल्कोहलिक हो जाना लोगों का, बहुत सारी दवाइयाँ ले लेना, ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो आपके पाचक एंजाइम्स को कंट्रोल कर जाती हैं, उसको सुखा देती हैं, उसकी कैपेसिटी को धूमिल कर देती हैं। हो गया पेट खराब। और धीरे-धीरे फिर पेट का साफ ना होना भी धीरे-धीरे आपके अगले कॉन्स्टिपेशन को जन्म देना शुरू कर देता है। हालाँकि कॉन्स्टिपेशन कहते ही हैं पेट के साफ ना होने को, लेकिन यदि शुरुआत में हो गया और आपने उसको ध्यान में नहीं रखा, तो आपका काम खराब हो जाएगा। फिर कालांतर में आप कॉन्स्टिपेशन जीवन पर्यंत नहीं ठीक कर पाएँगे। फिर आपको कुछ दवाइयाँ, कुछ इसका सोर्स लेना पड़ेगा और वो भी ठीक नहीं कर पाता एक्चुअली। फिर वो चिपका ही रहेगा शरीर में, धीरे-धीरे पेट की पाइपलाइन बड़ी हो जाती है। तो ये ऐसे कॉन्स्टिपेशन बॉडी का को कारण। डिटॉक्स नहीं कर सकते, मतलब उस चीज़ को निकालना ये हो तो? समझना, हाँ, डिटॉक्स हाँ। करने के लिए अब यही तो टेक्नीक है, यही तो हमारा काम है, यही तो हमारी दुकानदारी है। हम यही बात तो समझाते हैं कि चलता कैसे है। सबसे पहले लिवर को पावरफुल कीजिए। लिवर यदि आपका पावरफुल है ना, जिसके द्वारा पाचक एंजाइम आपके शरीर में निकल रहा है, पाचक जूसेस निकल के आ रहा है आपके शरीर में, वो यदि ठीक रहा, लिवर यदि डिटॉक्स हो गया आपका, तो बाकी सारी चीज़ें एक तरफ और लिवर अकेला एक तरफ। क्योंकि लिवर को हिंदी में जिगर बोला जाता है। लोग बोलते हैं ना जिगर के टुकड़े माताएँ अपने बच्चों को बोलती हैं साधारणतया। ये वही जिगर है मैडम। हुँ। 90% लिवर यदि खराब हो जाए, मात्र 10% लिवर यदि ठीक रहे, तो वो तो भी वो रिवर्स हो जाता है। 90% को रिवाइव करने की कैपेसिटी होती है। इतनी पावरफुल चीज़ है ये लिवर। हमें लिवर का ध्यान रखना है। लिवर को ध्यान रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सूखा मेवा हम खा सकते हैं। कोई भी ऐसा पदार्थ जो हरा हो या उसके जो छोटा-छोटा फ्लोरास एंड फौनास में जो आता है, जैसे बथुए का साग हो, पालक का साग हो, गाजर हो, ये सारी चीज़ें, शकरकंजी, ये सारी जो मिनरल्स युक्त पदार्थ है, ये सब लिवर को ठीक रखता है। हल्दी को आप करक्यूमिन को देखिए, करक्यूमिन के विषय में लोग जानते ही नहीं होंगे। करक्यूमिन का सेवन बड़ा लाभकारी है लोगों के लिए। समुद्री शैवाल जो ग्रीन ग्रास होती है उसके विषय में लोग जानते ही नहीं है। वो बड़ा हेल्प करता है आपके आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बूस्ट करने के लिए। तीसरी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है आपके पानी का पिया जाना। पानी आजकल ठीक नहीं है लोगों का, और पानी जब तक ठीक नहीं होगा तब तक आप परेशान होते ही रहेंगे। आपको क्या करना है? रात को कॉपर के बॉटल में पानी को रखना है। अगली सुबह कोशिश कीजिए कि खाली पेट, मतलब जब आपकी आँख खुले, सबसे पहला आहार पानी ही हो। आजकल लोगों की आदत क्या है? बेड टी पीने की। उठते ही सबसे पहले एसिड लेना शुरू कर देते हैं। वो एसिड जाएगा, रिफ्लक्स क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा? आपका सोचिए पूरी रात फ्रेश जूस रिलीज़ हुआ है आपके पेट के अंदर। फ्रेश जूस है, वो इंतज़ार कर रहा है कि कुछ मालिक जो है कुछ अच्छा भेजेंगे, और आपने सुबह ही उसके अंदर ये ले, मतलब गंद मचा दिया आपने सुबह-सुबह ही गंदी चीज़ खा और के। लोगों को ऐसा और लगता है कि उसी को पीने के बाद ही वो फ्रेश हो पाते हैं। ऐसा नहीं है वो, हाँ, और हाँ, और ये सब मेंटल एबिलिटीज़, हाँ। मेंटल कष्ट का कारक है। आपको पानी सबसे पहले भेजना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि चना खाएँ, मतलब हाई फाइबर, हाई प्रोटीन वाली चीज़ें आपको सुबह पहले आहार में लेना चाहिए। शास्त्रों ने तो ये बात स्वीकार किया है कि सुबह का पहला आहार हमेशा राजाओं की भाँति करना चाहिए, खूब सारा खाना चाहिए, क्योंकि रात का फ्रेश जूस अवेलेबल है आपके शरीर के अंदर, वो बहुत तेज़ी से पचा देगा चीज़ों को। रात्रि के समय भोजन कम कर देना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन वाले बहुत सारे लोग रात को खूब खाना खाते हैं, पूरे दिन खा ही नहीं पाते। ब्रेकफ़ास्ट करेंगे, ऑफ़िस चले जाएँगे, 8 बजे भूख नहीं लगती है, ब्रेकफ़ास्ट करेंगे दोपहर में 1-2 बजे, उसके बाद शाम का भोजन करेंगे रात्रि के 10 बजे, 11 बजे सो जाएँगे, रात भर में सोचेंगे पच भी जाए, वो भी हो जाए, ऐसा नहीं होता ना। और फिर इसके अलावा ये जो मांसाहार वाले लोग हैं, 1 दिन का खाया 6 दिन बाद पचता है वो, है कि नहीं? फिर उसके अलावा ये केमिकल युक्त भोजन लेने वाले लोग, जाना और जाके प्रोसेस्ड फूड को लेने वाले लोग, हॉट डॉग खाने वाले लोग, है ना? पैकेट में रखा हुआ कोई भी चीज़ को जो पैकेट में रखी पड़ी है शीतल करके, रात को भोजन को फ्रिज में रख देना, अगले दिन उसको गर्म करके फिर खाना। बहुत सारा पदार्थ तो अपने गुण को चेंज कर देता है। जैसे टमाटर है, अगर आप उसको तुरंत नहीं खाएँ, जैसे पनीर है, अब पनीर को, मतलब दूध को आप तेल के साथ सोख करके खाते हैं पनीर की सब्ज़ी। आप सोचिए कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, इतनी बेकार चीज़ है ये, पता नहीं किसने बना दी है पनीर की सब्ज़ी, और पता नहीं क्या-क्या बना दी, ये सब बेकार, ये नहीं खाना चाहिए। अच्छा। प्राकृतिक तरीके का आहार ही व्यक्ति को लेना चाहिए। पनीर अगर आप खाना शुरू करते हैं, तो आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ये याद रखिएगा। और कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा शत्रु है मैडम, जो लोगों को बताता नहीं है कि आपके शरीर में जन्म ले चुका है। वो कभी भी आएगा, ट्रिगर करेगा और आपको हिट करेगा, और अगले दिन आप जय श्री राम, खत्म कहानी। और जिस समय ट्रिगर किया उसकी कोई गारंटी नहीं है, कब एलडीएल बढ़ेगा, कब एचडीएल बढ़ेगा, आप आइडिया ही लगा पाएंगी कि ये कोलेस्ट्रॉल चल कैसे रहा है।
हुँ। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने खान-पीन को ठीक रखना, इसलिए लोग पेट के विषय में बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि पेट की पाइपलाइन बहुत बड़ी है, मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेट के प्रति बहुत बड़ी है। आप सोचिए हम अपने घर के मंदिर मतलब घर को कितना साफ रखते हैं, मंदिर के समान रखते हैं, लेकिन हम अपने शरीर को इतना गंदा रखते हैं क्योंकि हमारी आँखें उसे देख नहीं पाती, हम महसूस नहीं कर पाते। गले के नीचे से जाके देखिए पूरा का पूरा शरीर मतलब इतनी बदबू है शरीर के अंदर हुँ। जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये है। तो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए आपको ये बेसिक चीज़ें अपनानी चाहिए। योग में सूर्य नमस्कार से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। एक सीरीज़ है, अशास्त्रीय सीरीज़ ही सही, लेकिन सीरीज़ है सूर्य नमस्कार, उसको ज़रूर करना चाहिए लोगों को। कॉन्स्टिपेशन वाले व्यक्ति को कौन-सा चीज़ नहीं करना चाहिए, वो है कपालभाति। अगर कॉन्स्टिपेशन वाला व्यक्ति कपालभाति करता है, तो कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगा, गारंटीड बढ़ जाएगा। इसलिए अरे बाप कॉन्स्टिपेशन रे! वाले को कपालभाति नहीं करना चाहिए। अच्छा। हाँ, ये बात हमेशा ख़ास करके ध्यान रखना चाहिए कॉन्स्टिपेशन वाले रोगी को, कि उसे कपालभाति नहीं करनी है। हाँ, वो गैंग प्लैंक कर मुझे तो सकता लगता है है। 90% लोगों की बीमारी के मतलब कॉन्स्टिपेशन है ही, और वो तो मतलब लोगों के इसलिए अंदर कर रहे हैं कि ये कपालभाति। बहुत बड़ा मिथ है, लोगों को ये लगता है कि योग का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये ऐसा नहीं है। अगर योग का योग्य आचार्य नहीं है, तो साइड इफ़ेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट जन्म ले लेता है। याद रखिए ये कपालभाति, ये नाड़ी शोधन, ये चंद्रभेदी, ये सूर्यभेदी, ये शीतली, ये शीतकारी प्राणायाम, ये सब तोप के समान काम खराब करने वाले प्राणायाम हैं, अरे अगर बाप रे! तरीके से नहीं जानते हैं तो। कितना कुंभक, कितना रेचक, कितना पूरक, ये भी इम्पोर्टेंट है। पूरक, कुंभक, रेचक माने कितनी सांस रोकनी है, कितनी हाँ, छोड़नी है और हाँ। कितनी लेनी है, ये सब कैलकुलेटिव होना चाहिए। नहीं होता है तो काम खराब हो जाएगा। अब इधर क्या है कि मतलब हम ये बैठे हुए हैं, करना ही नहीं चाहिए या फिर कैलकुलेटिव होना चाहिए? सब आप अपने रोग के, अगर आप शुद्ध हैं, आपकी शरीर बिल्कुल ठीक है, तब तो कुछ भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई साइड इफ़ेक्ट वो नहीं तो है। कोई नहीं है, किसी का नहीं है लेकिन शरीर। अगर हाँ, अगर ठीक नहीं है, नहीं, बहुत सारे लोग हैं, मैं भी हाँ, मेरे नहीं को मतलब आपके नहीं, नॉर्मल बहुत इंसान सारे की ऐसे बात कर रही लोग हूँ। हैं जिनकी शरीर में अगर कोई परेशानी है, तो फिर थेरेपेटिक योगा आपको करना है। इन थेरेपेटिक योगा के साइड इफ़ेक्ट्स खूब हैं, अगर गलत कर दिया आपने तो। जनरल योगासन करना है देन गो फॉर इट, लेकिन अगर थेरेपी के लिए योग कर रहे हैं आप, तो आपका सब कुछ कैलकुलेटिव होना चाहिए, नहीं तो काम खराब हो जाएगा, तुरंत काम खराब हो जाएगा। बैक पेन वाले व्यक्ति को पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि अगर क्या नहीं करना है को कर दिया, तो फिर उसका फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये कपालभाति जो आप कह रहे हैं, ये ये कैलकुलेटिव करना चाहिए या कैलकुलेटिव फिर ये नहीं, बिल्कुल नहीं, ही नहीं, नहीं, नहीं नहीं, करना ये तो चाहिए? कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन वाले को इंसान करना के ही नहीं लिए चाहिए, बिल्कुल ही नहीं बिल्कुल करना नहीं करना चाहिए। चाहिए। कॉन्स्टिपेशन जैसे आप करेंगे तुरंत कपालभाति में पूरा का पूरा जो है वो सिस्टम आपको और ज़्यादा इम्पैक्ट मिला देगा, तुरंत इम्पैक्ट मिला देगा, हाई बीपी का कारक बना देगा। हाई बीपी वाले को भी नहीं करना चाहिए कपालभाति। और कपालभाति किन-किन को नहीं करना चाहिए? और बहुत डिपेंड्स, आप मुझे रोग बताते जाइए, मैं बताते जाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो बुरा अथाह ज्ञान है ना, कहाँ तक मैं आपको बताऊँ। डायबिटीज़? डायबिटीज़ के लिए प्राणायाम इम्पोर्टेंट ही नहीं है उतना ज़्यादा जितना आसन इम्पोर्टेंट है। मतलब प्राणायाम इज़ नेसेसरी, ऑफ कोर्स नेसेसरी, लेकिन उससे कई गुना तेज़ काम करेगा आसन। आसन में मंडूक आसन लगा दीजिए, प्राणायाम करने से लाख गुना बेहतर है। थायराइड आसन कोई काम ही नहीं करेगा, प्राणायाम बहुत अच्छा काम करेगा। ये तो मतलब अलग से पूरा एक पॉडकास्ट होना चाहिए कि क्या करना चाहिए किस इंसान को, किस किसको नहीं, क्या बीमारी के नहीं साथ करना क्या चाहिए। नहीं एग्ज़ैक्टली, करना एग्ज़ैक्टली, चाहिए। ये तो एग्ज़ैक्टली। बहुत ज़रूरी ये याद है। रखिए, थायराइड वाले व्यक्ति ने यदि उज्जाई प्राणायाम को सीख लिया, तो उसको कोई आसन करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ़ प्राणायाम से ठीक कर लेगा। अगर मधुमेह, डायबिटीज़ वाले को अगर आसन आ गया, तो उसको कोई प्राणायाम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आसन से ठीक कर लेगा। बैक पेन वाले को कोई प्राणायाम की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आसन से ठीक कर लेगा। स्ट्रेस वाले को कोई आसन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ प्राणायाम से ठीक कर लेगा। है ना? प्राणायाम के भी हाँ, मतलब नाम प्राणायाम बता के विभिन्न दीजिए। विभिन्न प्रकार का प्राणायाम है, ओके। उसमें कैलकुलेटेड, जैसे मैं आपको थायराइड का बता रहा था, उज्जाई प्राणायाम करने के लिए। ऐसे करके चिन को टच करके यहाँ आवाज़ निकालते हैं, श्रील युक्त आवाज़ निकालते हैं, थायराइड ठीक हो जाएगी। बहुत जल्दी से ठीक होगी। 28 डेज़ चैलेंज होता है मैडम, 28 डेज़ में थायराइड गारंटी ठीक हो जाएगा। कोई डॉक्टर नहीं देता जितना शानदार चैलेंज हम लोग देते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारा प्राणायाम और हमारा योग कर क्या सकता है। इट्स नॉट अबाउट अस, इट्स ऑल अबाउट योर बॉडी। मतलब आपकी शरीर अगर रिस्पॉन्ड कर गई, तो हम तो फिर तूफ़ान है अपने आसनों को लेके। मतलब हम लोग योगाचार्य तो तोप है, आपके सामने वो बिल्कुल फायर करके सारे रोगों को इतना दूर भगाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है, वो है छात्र कैसा है। ऐसा है कि छात्र कक्षा में छात्र है और बाहर जाके व्यभिचारी है, उद्दंड हुँ। किस्म का व्यक्ति है, वो कुछ भी खा ले रहा है कि चलो क्या हो गया, शुगर ही तो ठीक करना है, आज एक रसगुल्ला तो खा ही लेते हैं यार। हुँ। तो फिर योगाचार्य कुछ नहीं कर पाएगा। और 95% ऐसे ही छात्र हैं जो आज करते हैं डायबिटीज़ के लिए योग और बाहर जाके खा ही लेते हैं।
मैंने बताया ना शुरुआत में जो आपने पॉडकास्ट में पूछा, बाधाएँ, हुँ। बाधाएँ मनुष्य खुद क्रिएट करता है और बाधाओं को बाधा मानता है। जिस दिन आपने बाधाओं को बाधा मानना खत्म कर दिया, उस दिन बाधाएँ कैसी और आप कैसा, वो आपके एन्जॉय का कारक बन जाएगा। राइट। इट्स अ पार्ट ऑफ ठीक है, लाइफ। ये तो फिर इस पे हम लोग अलग पॉडकास्ट ज़रूर करेंगे। तो हम लोग बैक टू अपने टॉपिक पे आते हैं, कॉन्स्टिपेशन। तो ठीक है, आपने बताया कि उसे कपालभाति नहीं करना नहीं करना चाहिए। चाहिए। क्या और करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? और जैसे कि मैंने कहा मर्म बिंदु की बात, वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि वो लोग रील के थ्रू हाँ। उनको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन चीज़ें वाले जल्दी मिल व्यक्ति को जाती हैं। ये बीच का हिस्सा ध्यान रखना चाहिए। कोई भी कॉन्स्टिपेशन, हाथ हाँ, का, कोई राइट भी हाथ लेफ्ट, का बीच ठीक का है। हिस्सा जो है उसको डेली प्रेशर करना चाहिए खूब। जितना प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। पहले के लोग खैनी खाते थे और खूब देर तक यहाँ दबाया करते थे। बस आपको खैनी नहीं खानी है, आपको प्रेशर क्रिएट करना है, इसको ओके, दबाते रहना है। तेज-तेज। कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने का रामबाण तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, वो है ये मध्य का हिस्सा, मर्म बिंदु के आधार पे। आप इसको ठीक रखिए, बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐसे ही सॉल्व हो जाएँगी। कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने का थियरी नंबर 2 वो है पानी खूब सारा पीना, जितना पानी पी सकते हैं पी लीजिए। कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने का फॉर्मूला नंबर 3 वो है कोई भी चिपकने वाली चीज़ को कभी नहीं खाना है। कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने का फॉर्मूला नंबर 4 जितना फाइबर आप खा सकते हैं, मतलब फाइबर का मतलब प्लास्टिक नहीं, फाइबर जो पेड़-पौधों में उपलब्ध होता है उसको खाइए। फाइबर युक्त भोजन आपके आहार का सबसे शानदार तरीका होता है, जिसमें कोदो, सावा, मोरिंगा जिसकी मैं बात कर रहा था, सहजन, इन सब की सब्जियाँ, बथुआ, पालक, ये सब बड़ा लाभकारी है आपके लिए। जितना हो सके खाएँ। कोशिश कीजिए सूर्यास्त के बाद, फॉर्मूला नंबर 5 सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाना है। सूर्यास्त के पहले कुछ भी खा लीजिए, सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाना है किसी भी स्थिति में। कोशिश कीजिए, शतम गच्छामि फॉर्मूला है, शतम गच्छामि, कुछ भी खाइए, 100 कदम चलने का अपने अंदर प्रण ले लीजिए कि खाएँगे, खा के तुरंत चलेंगे। फॉर्मूला नंबर 6 कभी भी अपने मतलब ऐसे टेबल पे बैठ के ना खाइए, ज़मीन पे बैठ के खाइए, ज़रूर ठीक रहेंगे। फॉर्मूला नंबर 7 इफ़ पॉसिबल इंडियन टाइप का टॉयलेट यूज़ कीजिए, वेस्टर्न टॉयलेट को यूज़ करना छोड़ दीजिए। फॉर्मूला नंबर 8 वो है रात को समय से सो जाना, समय से सोएँगे, समय से जागेंगे, तभी मल आपका निष्कासित होएगा। फॉर्मूला नंबर 9 सुबह-सुबह ज़रूर से ज़रूर पानी ही आपका पहला आहार होना चाहिए, कोई अन्य चीज़ नहीं होनी चाहिए। एंड फॉर्मूला नंबर 10 चाय को छोड़ दीजिए। ये 10 फ़ॉर्मूले हैं आपके कॉन्स्टिपेशन को परमानेंट ठीक कर देंगे और इसके बाद ना ठीक हो जाएगा तो मैं योग टीचर की कुर्सी छोड़ दूँगा। ये नहीं, है। नहीं, नहीं, आप मत छोड़िए, बहुत ये ज़रूरी है ठीक हो आपका यहाँ जाएगा, मुझे बेटर पता रहना। है, ये ठीक हो जाएगा। ये गारंटी है कि कॉन्स्टिपेशन आपका ठीक हो जाएगा। आसन की जब बात आती है कि कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने वाला आसन कौन-कौन सा है? हुँ। ताड़ासन एक होता है, हाथ को इंटरलॉक कीजिए, खींचिए खूब ऊपर, प्रतिदिन ताड़ासन, पानी पीजिए और शरीर के अंदर 2 लीटर पानी एक साथ में आसन कीजिए और ताड़ासन कीजिए। तिर्यक ताड़ासन, हाथ को लीजिए, साइड में स्ट्रेच करने का होता है, हुँ। तिर्यक ताड़ासन इसका दूसरा सबसे बेहतरीन आसन होता है। कटी चक्रासन, उसी में हाथ को लेके साइड में स्ट्रेच करने वाली जो बात होती है वो कटी चक्रासन होती है, सबसे बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा यदि कमर दर्द नहीं है तो आप कोशिश कीजिए भुजंग आसन भी करें। भुजंग आसन और पर्वत आसन की सीरीज़ यदि एक व्यक्ति 10-10 बार 3 बार कर लेता है, 30 बार, तो भी उसका कॉन्स्टिपेशन ये भी बहुत ठीक सूर्य हो जाता है। नमस्कार में ही सूर्य आता है ना? नमस्कार में हुँ, आता है, हुँ, सूर्य हुँ, हुँ। नमस्कार उसमें और ये सब सूर्य खाली नमस्कार ने पेट ही बहुत किया, करना ये है सब खाली सुबह। पेट आसन, योग आसन जनरली खाली पेट ही हुँ, करते हुँ, हैं। हुँ। तो ये 4-5 आसन कौन-कौन सा? ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, भुजंगासन, सर्वांगासन, हलासन, ये सारे आसन जो हैं वो आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए बिल्कुल तोप के समान कार्य करते हैं, याद रखिए। और यदि आपने तरीके से आसनों को कर लिया तो कॉन्स्टिपेशन फिर जीवन पर्यंत कभी नहीं होगा। हाँ, यदि बहुत पुराना कॉन्स्टिपेशन है, 5 साल, 7 साल, 10 साल पुराना है, तो फिर आपको संपर्क करना पड़ेगा हम लोगों से, क्योंकि आपको डाइट देनी पड़ेगी। लेकिन हुँ। यदि नया-नया कॉन्स्टिपेशन अभी हाल 2 साल, 3 साल का है, तो आप इतने चीज़ों को करके ही ठीक कर पाएँगे अपने आप को। तो अभी एंड की तरफ चलते हैं, और मैं जी। जानना चाहती हूँ कि अगर कोई हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीना चाहता है, तो हुँ। उसके लिए कौन से बेसिक आसन, प्राणायाम होने चाहिए, जो उन्हें करने ही चाहिए अगर हेल्दी रहना है तो? देखिए, हेल्दी रहना है तो सबसे पहले आसनों की मैं बात करता हूँ कि आसन क्या करना है। अपने जीवन में आप कोशिश कीजिए सूर्य नमस्कार को उसका अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए, इंटीग्रल पार्ट बना लीजिए। एक हुँ। सीरीज़ हो गई सूर्य नमस्कार की। सूर्य नमस्कार में ही बहुत सारी चीज़ें आप ठीक कर सकते हैं, मतलब उसमें कई तरीके की सीरीज़ को आप चला सकते हैं। फिर जैसा मैंने आपसे कहा कि ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, भुजंगासन वाली जो सीरीज़ है, वो आपको निश्चित तौर पे कर लेना चाहिए, निश्चित तौर पे। ये अगर आप सीख जाते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाएँगे। लेट के ज़मीन पे किए जाने वाले आसनों का पूरा क्रम आपको सीखना होगा। लेट के कौन-कौन से आसन कर सकते हैं? सर्वांग आसन हो गया, सर्वांग पुष्टि हो गया, हल आसन हो गया, ये आप कर सकते हैं। उल्टे
सीधे साइड में लेट के किए जाने वाले आसन, जिसमें धनुरासन एक बहुत इंपॉर्टेंट आसन है, वो भी आपको सीख लेना चाहिए। हर वो व्यक्ति जो कौवे के समान काग आसन करना जान जाता है, उकड़ू बैठना जान जाता है, वहाँ पे वो बहुत सारे आसन कर लेता है, और उकड़ू बैठने वाला व्यक्ति बहुत सारे रोगों से स्वतः दूर हो जाता है। भोजन करने के बाद वज्रासन में बैठने वाला व्यक्ति भी बहुत सारे रोगों को दूर करता है, अनटिल अनलेस उसको नी पेन ना हो रहा हो तो, और ठीक ठीक उम्र में हो तो ये कुछ आसन है जो व्यक्ति को हमेशा, हर व्यक्ति को करना चाहिए। इसके अलावा प्राणायाम क्या है, सूर्य भेदी प्राणायाम आपको जरूर सीख लेना चाहिए। ये आपके बीपी को काउंटर रखेगा, कभी भी लो बीपी हो रही हो तो उसको कंट्रोल रखेगा। हर व्यक्ति को उज्जाई प्राणायाम भी जरूर करना चाहिए। उज्जाई प्राणायाम आपके ग्रंथियों को, ग्लैंड्स को ठीक रखने का सबसे सिंपल और सॉलिसिटेड फॉर्मूला माना जाता है। एक और प्राणायाम जो मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ, जैसा आपने स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन वालों का नाम लिया था, वो है भ्रामरी। कान को बंद करके और आंखों को ऐसे बंद करके भ्रमर के समान गुंजन करने की प्रक्रिया भ्रामरी कहलाती है। हर वो व्यक्ति जो भ्रामरी प्राणायाम करता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। याद रखिए, पिट्यूटरी यदि आपने विजय कर ली, अगर आपने उसे जीत लिया, तो कोई भी स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जैसे एडीसीएच है, एडिनोलिन कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एडीसीएच हार्मोन होता है, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज होता है, ल्यूटिनाइजिंग, ऑक्सीटोसिन और तमाम तरीके का हार्मोन है जो रिलीज होता है। आप सब पे विजय प्राप्त कर सकती हैं सिर्फ और सिर्फ भ्रामरी प्राणायाम करके। और एक और बात बताता हूँ, छोटा बच्चा यदि भ्रामरी करता है तो उसकी मेधा बहुत तेज हो जाती है, बहुत तीव्रता से वो बहुत विद्वान व्यक्ति बनने की उसकी सारी संभावनाएं ओपन हो जाती हैं। इसलिए कोशिश ये करें कि इन 4-5 प्राणायाम को अपने जीवन शैली में जरूर उतार लें। कुछ आसन, कुछ प्राणायाम, कुछ मुद्राएं हैं जिसको ध्यान रखना चाहिए व्यक्ति को। कोशिश ये करे कि वो या तो आकाश मुद्रा लगा ले, पृथ्वी मुद्रा लगा ले, जल लगा ले, अग्नि लगा ले, जो उसके स्वभाव में है इससे वो मुद्रा को तो कोई नुकसान नहीं होता ना, कि अगर मुद्रा आपको कोई मुद्रा से ऐसी कोई नुकसान बीमारी नहीं है तो होता। फिर हाँ, आप। देख, जैसे सर्दी है आपको और हाँ। आपने जल ही मुद्रा लगा लिया तो सर्दी बढ़ जाएगी, ठीक है? आपको उसमें अग्नि मुद्रा लगाना होगा, ठीक है? ओके, अगर ये अग्नि आपको मुद्रा है ये। आकाश मुद्रा है, ओके। ये पृथ्वी है, ये जल ये मुद्रा जल है, मुद्रा है। एग्जैक्टली, और ये वायु मुद्रा हो जाती है जब ये अंदर चला जाता है। ये वायु हाँ, इसी मुद्रा को है। चिन्ह मुद्रा भी बोल देते हैं। 2 चीज़ें मिल जाती हैं, तो अब ये कैसे ठीक होता है? जल की प्रकृति क्या है? सर्दी होना, बहुत इमोशनल होना, तो जल को कैसे ठीक कर सकते हैं? अग्नि अग्नि से। से। तो अग्नि मुद्रा लगा लीजिए, सिंपल, ईज़ी है। अगर मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो पृथ्वी तत्व आपके अंदर बढ़ा हुआ है, तो ये मुद्रा आपको नहीं लगानी है। पृथ्वी तत्व को, अगर कॉन्स्टिपेशन को हटाना हो, पृथ्वी तत्व को हटाना हो, तो क्या ऑप्शन है? जल मुद्रा। जल मुद्रा लगा लीजिए, इससे कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। बुखार हुआ पड़ा है तो आपको अग्नि मुद्रा नहीं लगानी है, यानी हाँ, हीट है शरीर के हाँ, अंदर। हाँ। अगेन कौन तो सी मुद्रा? जल। जल मुद्रा। हुँ। तो ये टेक्निक्स है, तो मुद्रा आपको लगानी आनी चाहिए, ठीक है? इसके अलावा आप थोड़ा बहुत खान-पीन का कंट्रोल करें, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जी। मतलब हर बार जब भी आपसे बात हुँ, करती हूँ ना, एक एक अलग आनंद तो आता ही है, और जो आप जो बीच में जो आध्यात्मिकता का तड़का लगाते हो ना, कि मतलब हुँ। इस प्राणायाम आसन के साथ-साथ फिर आपको ये आध्यात्मिकता से जो आप कनेक्ट करते हो, क्योंकि वो कहीं न कहीं वही आपका सत्य है, लाइफ़स्टाइल भी वही है सत्य, और जी, आपने उसको जिया है। जी, क्योंकि हर चीज़ में मैं समझती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी है। जी, अगर आप किसी भी विद्या को, या योग हो गया या योगा हो गया, या आप आयुर्वेद के बारे में जैसे आप बात करते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी है, और ये हर इंसान को इसके बारे में नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ैक्टली। बहुत मज़ा आता है हर बार आपसे बात करके, थैंक यू। और मैं उम्मीद करूँगी कि दोबारा जब हमारी मुलाकात होगी, एक और नए विषय पे हम लोग बात करें। निश्चित, मैं निश्चित। अपनी ऑडियंस को ज़रूर कहना चाहूँगी, पार्ट 3 अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग शिवम जी, थैंक थैंक यू, यू सो थैंक यू, मच। थैंक